साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने कहा था कि पिछले 30 वर्षों में मध्य प्रदेश में जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं उनमें एमपीजीके से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उनमें से 500 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहां पर सॉल्व करवाए जाएंगे। इस कड़ी में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिनमें पहले वीडियो में 100 प्रश्न और दूसरे वीडियो में 100 प्रश्न हमने यहां पर सॉल्व करवाए हैं। आज के इस वीडियो में फिर से हम आपको 100 प्रश्न सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। आपका यहां पर ऑप्शन है, पहला आपका कार्बेट, और दूसरा ऑप्शन है साइलेंट वैली, तीसरा ऑप्शन है बंदीपुर और चौथा ऑप्शन है पीरोतन। इसमें हमें यह बताना है कि पहला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में बनाया गया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहां पर आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिम कार्बेट। जिम कार्बेट भारत का पहला आपका राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में बनाया गया था। इसे पहले हेली के नाम से या हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट है जो कि 1936 में आपका निर्मित किया गया था या बनाया गया था। जबकि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम लोग तो हमारा कान्हा किसली मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1955 में बनाया गया, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व भी आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हम लोगों ने यहां पर देखा। आज के वीडियो का हमारा दूसरा प्रश्न है, यहां पर वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर स्थित है या किस जिले में यह अभ्यारण्य आपका स्थित है। तो अगर हम यहां पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी दमोह आपका इसका सही आंसर होगा। रानी दुर्गावती अभ्यारण्य आपके दमोह में स्थित है। अगर हम इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखें तो वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित है। यह अभ्यारण्य 23.97 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यहां पर आपके चीतल, नीलगाय, सांभर, कृष्ण मृग आदि पशु पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की अगर हम बात करें तो हमारा नौरादेही अभ्यारण्य है जो कि सागर जिले में स्थित है। जबकि सबसे छोटा अभ्यारण्य हमारा राला मंडल है जो कि इंदौर में है। तो यहां पर हम लोगों ने 2 से 3 महत्वपूर्ण चीजें देखी। पहला तो ये कि वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य कहां पर है, तो वो दमोह में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करें तो आपका नौरादेही है जो कि सागर जिले में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो वो है आपका राला मंडल जो कि इंदौर में स्थित है। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर चले आज के। तो हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए किस अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में जो एशियाई शेर लाए गए उनके पुनर्वास के लिए किस अभ्यारण्य की स्थापना यहां पर की गई है। तो इसके ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कूनो अभ्यारण्य, जो कि अब राष्ट्रीय उद्यान है आपका। 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया इसको। तो यहां पर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कूनो अभ्यारण्य। इसका एक्सप्लेनेशन देखें अगर तो एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए कूनो अभ्यारण्य की स्थापना की गई, जिसे 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा यहां पर आपके दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए बनाया गया और 2018 में इसे आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसकी अभ्यारण्य के रूप में स्थापना 1981 में हुई थी, जो कि एक उस समय पर वन्य अभ्यारण्य था। यह राज्य के श्योपुर और मुरैना जिले में विस्तारित है। तो आपको 2 चीजें यहां पर याद रखनी है कि आपका कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है या अभ्यारण्य था पहले, वो श्योपुर और मुरैना में स्थित है और ये 2018 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और इसका किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो एशियाई शेरों के पुनर्वास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 3 फैक्ट आपको इस प्रश्न के उत्तर में याद रखना है।
इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा यहां पर, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने उत्कृष्टता का पुरस्कार पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष दिया था या किस वर्ष इसे प्राप्त हुआ था? तो यहां पर इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2007 में, कब? 2007 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को उत्कृष्टता का पुरस्कार प्रदान किया था। तो कब किया था? 2007। आपका जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ये एक तो पन्ना जिले में है इसलिए इसका नाम पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर बात करें क्या क्या पाया जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान में आंवले का उत्पादन होता है। पन्ना को वैसे भी आंवला जिला के नाम से जाना जाता है क्योंकि पन्ना में सबसे ज्यादा आंवले का उत्पादन होता है और आंवले को आपको डॉक्टर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। पन्ना में रेप्टाइल पार्क, यानी ये कैसा है आपका, रेप्टाइल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को रेप्टाइल पार्क के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका पन्ना। यहां पर जंगली भैंसा का संरक्षण किया जाता है, इसके लिए आपका प्रसिद्ध है। तो अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसे का संरक्षण किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद हम लोग आगे चलें और अगले प्रश्न को देखें। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 205, करेरा अभ्यारण्य किस साल स्थापित हुआ था या इस साल स्थापित हुआ था? यानी कि हमें यह बताना है कि जो आपका करेरा अभ्यारण्य है उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो इसका आंसर देखें अगर हम लोग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, करेरा अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में की गई थी। और बात करें कि किस जिले में है, तो करेरा अभ्यारण्य आपका शिवपुरी जिले में आता है। तो आपको इसका स्थापना का दिवस वर्ष याद रखना है 1981 और इसका जिला याद रखना है शिवपुरी। इसका क्षेत्रफल है 202.210 वर्ग किलोमीटर। इस अभ्यारण्य से मनियार व बघेदरी नदी प्रवाहित होती हैं। तो आपके करेरा अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मनियार एवं बघेदरी नदी। इस अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से सोन चिड़िया का संरक्षण किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। अगर कभी पूछा जाए सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जाता है, तो वो है आपका करेरा अभ्यारण्य, जो कि शिवपुरी में आता है या शिवपुरी जिले में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 206। यहां पर प्रश्न है, किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? यानी कि हमारे यहां कौन सा, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा बांध बनाया जा रहा था जिसके लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन तभी शुरू किया जाएगा जब कोई बांध नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात करें कि नर्मदा नदी पर कौन से बांध हैं आपके, तो जैसे ऑप्शन ए सरदार सरोवर है, ऑप्शन बी बरगी बांध है, ऑप्शन सी तुंगभद्रा बांध। तो तुंगभद्रा बांध नहीं है इस पर, और ऑप्शन डी की देखें तो भाखड़ा नांगल बांध ये भी नहीं है। तो दो ऑप्शन तो आपके वैसे भी एलिमिनेट हो जाते हैं, दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो बरगी और एक सरदार सरोवर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सरदार सरोवर, जो कि नर्मदा नदी पे गुजरात जिले में गुजरात राज्य में बनाया गया है। कहां पर है ये? गुजरात में है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। जब ये बांध आपका बनाया जा रहा था तो गुजरात के बहुत सारे जो जहां पर ये बांध बन रहा था, बहुत सारे जिलों का जो आसपास के जिले थे वहां के गांवों को हटाया गया था। लोगों को बहुत परेशानी हुई थी, इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन यहां पर शुरू किया गया था। इसमें मेधा पाटकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेधा पाटकर, बाबा आमटे, इस प्रकार के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया था। तो आपको याद रखना है नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध जब बनाया जा रहा था तब शुरू किया गया था। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखें अगर हम लोग, तो सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया। सरदार सरोवर बांध परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना था। जो आपका सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, इसका उद्देश्य है गुजरात के सूखाग्रस्त जो इलाके हैं वहां तक पानी पहुंचाना
और जो मध्य प्रदेश में बिजली जो है तो पैदा करके इनको मध्य प्रदेश को देना, ये इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न संख्या है 207। प्रश्न है मध्य प्रदेश जीवाश्म पार्क डॉट डॉट में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है ये हमें बताना है। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिंडोरी। डिंडोरी में आपका जीवाश्म पार्क स्थित है और ये जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो आपको दोनों चीजें इसके बारे में याद रखनी है कि जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है और ये डिंडोरी जिले में स्थित है। इसके बाद आगे चलें और इस प्रश्न का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखें। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क आपका डिंडोरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, 1983 में की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य तक है। मतलब एक साइड कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है और एक साइड आपका बांधव राष्ट्रीय उद्यान है, उसके मध्य में आपका जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान नीलगिरी जीवाश्म के लिए जाना जाता है, जो अब तक खोजा गया सबसे प्राचीन जीवाश्म है। तो हमें याद रखना है कि आपका जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है या जीवाश्म पार्क है वो डिंडोरी में स्थित है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और यहां पर नीलगिरी जीवाश्म को रखा गया है या संरक्षित किया गया है, जो अभी तक का खोजा गया सबसे प्राचीन जीवाश्म है और मध्य प्रदेश में एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 208। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? हमें बताना है कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य आपका किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, होशंगाबाद। होशंगाबाद में बोरी वन्यजीव अभयारण्य आपका स्थित है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1865 में की गई। यह अभयारण्य 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस अभयारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। इस यहां पर जो वन क्षेत्र आपका विस्तृत है उसको सबसे पुराने वन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सतपुड़ा का जंगल वैसे भी काफी प्रसिद्ध जंगल माना जाता है। पचमढ़ी अभयारण्य भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, यानी कि जैसे बोरी अभयारण्य आपका होशंगाबाद में है, इसी तरीके से पचमढ़ी अभयारण्य भी आपका होशंगाबाद जिले में है। तो आपको याद रखना है दोनों अभयारण्य आपके कहां पर हैं? होशंगाबाद में स्थित है। कहते हैं बोरी अभयारण्य में सबसे ज्यादा आपका सागौन का वृक्ष जो है यहां पर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सागौन का वृक्ष कहां है? बोरी अभयारण्य में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 209। WWF ने मध्य प्रदेश में 6 प्रोजेक्ट टाइगर इस वर्ष में शुरू की, यानी कि WWF जो है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उसके द्वारा 6 प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में कब शुरू किए गए थे यहां पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहां आया था और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जनक कैलाश श्रृंखला को माना जाता है। कैलाश श्रृंखला कौन है आपके? ये प्रोजेक्ट टाइगर के जनक माने जाते हैं, क्योंकि कैलाश श्रृंखला ने देखा था कि हमारे यहां से बहुत सारे आपके बाघों का शिकार किया जाता है और उनका जो चमड़ा है वो विदेशों में निर्यात किया जाता है। तो इसके वजह से उन्होंने संरक्षित करने के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए काफी प्रयास किया और कैलाश श्रृंखला के प्रयासों से ही टाइगर प्रोजेक्ट आया और टाइगरों के लिए एक विशेष स्थान निर्धारित किए गए जहां पर उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। तो इस तरीके से 1973 में आपके टाइगर प्रोजेक्ट जो आपकी परियोजना है ये लागू हुई थी। इसके अंतर्गत 1974 में मध्य प्रदेश में पहला राष्ट्रीय उद्यान हमारा जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था उसका नाम है कान्हा किसली। इसका एक्सप्लेनेशन देखें अगर हम लोग तो WWF मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया। मध्य प्रदेश में 1974 में सर्वप्रथम कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में प्रारंभ किया गया था या इसमें शामिल किया गया था। वर्ष 1981 में मध्य प्रदेश सरकार ने दूधराज को
राजकीय पक्षी घोषित किया? 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश की रजत जयंती के अवसर पर बारहसिंघा को राज्य वन प्राणी घोषित किया गया। ये इससे संबंधित अलग चीजें हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं। मुख्यतः हमें ये ध्यान देना था कि टाइगर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ कब आया था और मध्य प्रदेश में पहला टाइगर प्रोजेक्ट आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो हमारे 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना आई थी और उसके अंतर्गत 1974 में कान्हा किसली पहला राष्ट्रीय उद्यान था मध्य प्रदेश का, जो टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। वर्तमान में हमारे यहां 8 टाइगर प्रोजेक्ट है। इसके बाद आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 210। प्रश्न है यहाँ पे भूर सिंह बारहसिंघा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर है? यानी कि कौन सा मध्य प्रदेश का ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका शुभंकर आपका भूर सिंह बारहसिंघा को बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा किसली जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है वहां का भूर सिंह बारहसिंघा को उसका शुभंकर या मस्कट जो है तो बनाया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें इस प्रश्न का। तो भूर सिंह बारहसिंघा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आधिकारिक शुभंकर है। यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। यानी कि आपका जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां स्थित है आपके, तो मंडला जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1955 में हुई है। पहले भी हम लोगों ने पढ़ा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर में है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन था आपका पन्ना, उसके बारे में यहां पर बता रहे हैं कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के छतरपुर या पन्ना में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। और अगला जो वहां पर ऑप्शन था आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में देखें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मोगली लैंड भी है आपका। अगला है यहाँ पर जो ऑप्शन था बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह मध्य प्रदेश के उमरिया या कटनी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 211। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति बोरी वन्यजीव अभयारण्य में प्रमुख रूप से पाया जाता है? अभी हमने बोरी वन्यजीव अभयारण्य पढ़ा था आपका कि किस जिले में है, तो वो होशंगाबाद में था। अब यहां पर प्रश्न है आपका कि बोरी वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी वनस्पति आपकी पाई जाती है? तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन ए सही होगा आपका बांस। हालांकि यहां पर सागौन वृक्ष भी सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, लेकिन यहां पर ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है आपका बांस। तो हम सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बांस। इसके बारे में और हम सब चीजें देख चुके हैं पिछले प्रश्न में, तो हम डायरेक्ट अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और आज का हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 212। मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कहां देखा गया था या कब देखा गया था? तो बात करें कि आखिर मध्य प्रदेश में पहली बार सफेद बाघ कब देखा गया, तो वो समय था आपका 1915। रीवा के महाराज ने पहली बार सफेद बाघ देखा था। उनका नाम था राजा मार्तंड सिंह और उन्होंने मोहन नामक एक सफेद बाघ जो है आपका पकड़ा था। और वर्तमान में सतना जिले में टाइगर सफारी आपकी स्थापित है। मध्य प्रदेश का जो सतना जिला है वहां पे 2016 में टाइगर सफारी स्थापित की गई है, जहां पर आपका सफेद बाघ देखने को मिलता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 213। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में किसका उत्पाद किया जाता है? मध्य प्रदेश के जो हमारे राष्ट्रीयकृत वन है उनमें किस प्रकार के उत्पाद यहां पर किए जाते हैं? तो जैसे ऑप्शन ए है आपका साल के बीज, ऑप्शन बी है आपका तेंदुपत्ता, ऑप्शन सी है उपरोक्त सभी और ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि साल के बीज और तेंदुपत्ता दोनों का उत्पादन हमारे यहां पर किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन में साल के बीज और तेंदुपत्ता दोनों का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने वनों का क्या किया था? राष्ट्रीयकरण किया था। वनों के राष्ट्रीयकरण के तहत तेंदुपत्ता का भी राष्ट्रीयकरण इनके द्वारा किया, मतलब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और बांस का भी राष्ट्रीयकरण
मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। 2024 में आप देखेंगे तो प्रश्न आया था आपका कि बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में 1970 में आपके वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यहां पर 16 वन क्षेत्र आपके पाए जाते हैं, वन वृत्त पाए जाते हैं, और 63 क्षेत्रीय वन मंडल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहां पर आपके जो प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना है, वन विकास निगम की स्थापना। तो मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना 1975 में 1975 में की गई थी। इसका क्षेत्रीय कार्यालय आपके जबलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जबलपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन हमारे यहाँ 3 प्रकार के होते हैं सरकार के संरक्षण के हिसाब से, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। तो जो आरक्षित वन है उनकी संख्या मध्य प्रदेश में, उनका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद है आपके संरक्षित वन, और फिर आपके हैं अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वनों वो वन होते हैं जहां पर सरकार के परमिशन के बगैर आप तो ना तो वहां पे लकड़ी काट सकते हैं, ना तो पशुओं को चरा सकते हैं, कुछ भी आप गतिविधियां वहां पर बिना सरकार के परमिशन के नहीं कर सकते, वो होते हैं आपके आरक्षित वन। और संरक्षित वन इस प्रकार के होते हैं जहां पर आप कठोर नियम कानून नहीं होते, आप वहां पे घास काट सकते हैं, वहां पे पशु चारण कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वहां पर छूट दी जाती है आपके। और अवर्गीकृत वन ऐसे होते हैं जहां पर बिल्कुल छूट होती है, आप वहां पे चाहे लकड़ी काट ले जाए, चाहे घास काट ले, चाहे आग लगा दे। तो यहां पर आपके आरक्षित वन खंडवा में है सबसे ज्यादा, और सबसे कम आरक्षित वन आपके कहां पर है? उज्जैन में। अब इसी का आप उल्टा कर दीजिए, अगर प्रश्न कभी पूछा जाए कि सबसे ज्यादा संरक्षित वन मध्य प्रदेश में किन वन वृत्तों में पाया जाता है, क्या प्रश्न हो जाए आपका? संरक्षित वन। तो जहां पर आपका आरक्षित वन सबसे ज्यादा पाया जाएगा वहां पर आपका संरक्षित वन सबसे कम पाया जाएगा। तो सबसे कम संरक्षित वन कहां पाए जाएंगे? खंडवा में। और जहां पर आपका सबसे जो है तो कम आरक्षित वन वृत्त पाए जाएंगे वहां पर संरक्षित वन वृत्त सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो सबसे ज्यादा संरक्षित वन वृत्त कहां पर है? आपके उज्जैन में। तो आरक्षित और संरक्षित एक दूसरे के क्या है? यहां पर आपके अपोजिट में चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 214। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में जाता है? यहां पर आपके पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन सा आपका जिला है जो कि सबसे ज्यादा जो हमारे यहां मध्य प्रदेश में वन जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उस क्षेत्र में कौन सा जिला आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है आपका, मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा आपके होती है। तो जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी वहीं पर सबसे ज्यादा वन पाए जाएंगे। तो हम चारों ऑप्शन में ये देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में हमारा कौन सा जिला लगता है। तो जैसे मुरैना है आपका, तो ये तो उत्तरी भाग में है, ग्वालियर है ये भी उत्तरी भाग में है, और सीधी ये पूर्वी भाग में है, फिर निमाड़ ये तो आपके दक्षिणी भाग में है। तो एक यहां पर जो प्रश्न में ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सीधी एक ऐसा जिला हमें दिखाई दे रहा है जो कि पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। तो इस तरह से हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सीधी। सही आंसर क्या होगा? सीधी। सीधी में सबसे ज्यादा जो है आपके यहां पर वन आवरण पाए जाएंगे। वैसे तो बालाघाट है, लेकिन जो आपके ऑप्शन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका सीधी होगा। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहां पर देखें तो प्रश्न संख्या 215 है। पैराडाइज फ्लाई कैचर यह एक बहुत ही आम पक्षी है, यानी कि किस आपके अभ्यारण्य में जो है तो ये पाया जाता है। इनके द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि पैराडाइज फ्लाई कैचर कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जहां पर एक बहुत ही आम पक्षी के रूप में, मतलब आपको वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, शिवपुरी अभ्यारण्य। किसे? शिवपुरी अभ्यारण्य जो है आपका यहां पर सबसे ज्यादा पैराडाइज फ्लाई कैचर पक्षी आपको देखने को मिलता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो पैराडाइज फ्लाई कैचर शिवपुरी अभ्यारण्य का एक बहुत ही आम पक्षी है, मतलब यहां पर ज्यादातर देखने को मिलता है। पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है आपका। इसको दूधराज अथवा शाह ए बुलबुल के नाम से जाना जाता है। क्या? पैराडाइज फ्लाई कैचर को दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को माधव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसको शिवपुरी या माधव राष्ट्रीय उद्यान दोनों के नाम से जाना जाता है। ज्यादातर इसका प्रचलित नाम माधव राष्ट्रीय उद्यान ही है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी।
इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 216। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में स्थापित की गई थी और कहां स्थापित की गई थी? हमें यहां पर वर्ष और स्थान आपका दोनों बताना है। तो यहां पर जो प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शन है प्रश्न का, उनमें से ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा 1934 रतलाम। 1934 में रतलाम में आपकी मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। हालांकि ऑप्शन डी में 1935 है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 रतलाम। रतलाम में आपकी मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी और रतलाम के जावरा में स्थापित की गई थी, इसलिए इसे जावरा चीनी मिल के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 217। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर आपके स्लेट का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी मंदसौर। मंदसौर में आपके स्लेट का उत्पादन यहां पर किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य प्रदेश में स्लेट उद्योग मुख्यतः मंदसौर जिले में स्थापित है। यह स्थित मंदसौर स्लेट पेंसिल कॉर्पोरेशन को भारत में प्राकृतिक स्लेट पेंसिल के अग्रणी निर्माता एवं आपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो आपका पेंसिल कॉर्पोरेशन, जो स्लेट पेंसिल मंदसौर में स्थित है आपका स्लेट पेंसिल कॉर्पोरेशन, उसको भारत में प्राकृतिक स्लेट और पेंसिल के अग्रणी निर्माता और आपूर्तिकर्ता के रूप में जाना जाता है। तो आपको याद रखना है स्लेट का उत्पादन कहां होता है? आपके मंदसौर में। इसके बाद प्रश्न संख्या 218 है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा प्रदेश के मझगवां क्षेत्र में किस खनिज का उत्पादन किया जाता है? आपका जो एनएमडीसी है उसके द्वारा मध्य प्रदेश का जो मझगवां क्षेत्र है वहां पर किस खनिज का उत्पादन या उत्खनन किया जाता है, हमें ये बताना है। तो यहां पर जो मझगवां है वो आपके पन्ना जिले में आता है। कहां पर आता है? पन्ना जिले में आपका मझगवां पड़ता है। और पन्ना जिला हम जानते हैं किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा हीरा। तो मझगवां किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम लोग, प्रश्न संख्या 219। देवास जिले का जामगोदरानी संबंधित है आपका। देवास में जो जामगोदरानी जगह है वो किसके लिए आपकी प्रसिद्ध है या किस चीज से संबंधित है? तो यहां पर बहुत सारी पवन चक्कियां जो है तो आपकी लगाई गई हैं और यहां पे पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पवन ऊर्जा संयंत्र। देवास का जामगोदरानी किसके लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए ये प्रसिद्ध है आपका। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देवास का जामगोदरानी पवन ऊर्जा से संबंधित है। यहां पर स्थापित 13 मेगावाट की परियोजना एमपी विंड फार्म लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी, जो कि एक संयुक्त क्षेत्रीय कंपनी है। तो यहां पर कितने मेगावाट का आपका पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? 13 मेगावाट, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 220। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में खनिजों के वितरण के संबंध में सर्वाधिक सत्य है? यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सबसे सर्वाधिक निकटतम सत्य कौन सा आपका ऑप्शन है? ऑप्शन ए क्या है आपका? अधिकांश खनिज प्रदेश के पश्चिमी भाग में संकेंद्रित है। ऑप्शन बी है आपका अधिकांश खनिज प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित है। या फिर ऑप्शन सी है आपका अधिकांश खनिज प्रदेश के उत्तरी भाग में संकेंद्रित है। या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है आपका, ज्यादातर खनिज आपके वहीं पर मिलते हैं। आप पन्ना से शुरू कीजिए और आप बालाघाट तक चले जाइए तो आपको हीरा से लेकर के मैग्नीज तक के खनिज और कोयले से लेकर के आपको लोहे तक के सारे खनिज आपको पूर्वी क्षेत्र में जो है तो मिलेंगे। तो इसलिए मध्य प्रदेश का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा खनिज आपके पाए जाते हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी पूर्वी भाग। तो अधिकांश खनिज प्रदेश के पूर्वी भाग में संकेंद्रित हैं, क्योंकि यहीं पर आपकी धारवाड़ अवसादी परतदार चट्टानें इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं और वहीं पर सबसे ज्यादा आपके खनिजों का उत्पादन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यहां पर जो एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन सी उत्तर दिया गया है वो आपका गलत है ना। सबसे ज्यादा आपके जो खनिज है वो पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा खनिजों का संकेंद्रण
पूर्वी भाग में है। खनिजों के उत्पादन में भारत मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, कोयला आदि खनिजों का हमारे यहाँ उत्पादन किया जाता है। और ये जो यहाँ पर चौथा स्थान दिया गया है, इसको आप लोग नया जो आपका खनिजों से संबंधित डाटा आया है उसमें आप देख लेंगे, क्योंकि स्थान आपके परिवर्तित होते रहते हैं। बाकी यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी भाग। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 221। मध्य प्रदेश राज्य के किस वर्ष में नवीनीकृत ऊर्जा नीति आपकी बनाई गई? मध्य प्रदेश में नवीनीकृत ऊर्जा नीति कब बनाई गई? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, वर्ष 2022। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश में नवीनीकृत ऊर्जा नीति आपकी जो है तो यहां पर बनाई गई है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं नवीनीकृत ऊर्जा के बारे में। तो मध्य प्रदेश नवीनीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण वर्ष 2022 में किया गया। इस नीति के तहत नवीनीकृत ऊर्जा उपकरण निर्माण में 2024 तक 40 बिलियन एवं 2027 तक 100 बिलियन के निवेश की योजना है। यानी कि हमारे यहाँ नवीनीकृत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को विकसित करने के लिए 2024 तक 40 बिलियन डॉलर यहाँ पे खर्च किए जाएंगे और 2027 तक में इसे बढ़ाकर 100 बिलियन तक का जो है तो यहाँ पर निवेश इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। राज्य का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 तक 20% बिजली नवीकरणीय स्रोत से उत्पन्न करना है। यानी कि इनका उद्देश्य क्या है? 2024 जो हमारा बीत गया, ये था कि 20% मध्य प्रदेश की बिजली कैसी होनी चाहिए? नवीकरणीय स्रोतों से होनी चाहिए। यानी कि सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, या फिर अन्य प्रकार की जो आपकी ऊर्जाएं हैं उनसे संबंधित आपकी नवीनीकृत ऊर्जा जो है तो मध्य प्रदेश में उत्पादित करना चाहते थे। और जो बिजली हमारे यहाँ खपत होती है 2024 तक 20% बिजली नवीनीकृत ऊर्जा वाली होनी चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया था। तथा वित्त वर्ष 2027 तक 30% और वित्त वर्ष 2030 तक 30% नवीनीकृत स्रोत उत्पन्न करना है। तो आपको जो याद रखना है कि 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक 50% जो भी हमारे यहाँ बिजली का खपत होती है उसका 50% जो रिन्यूएबल एनर्जी हो आपकी। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 222। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचई में स्थित है? प्रश्न है आपका कि अनूपपुर जिला में जो चचाई नामक स्थान है वहां पर कौन सा थर्मल पावर प्लांट आपका स्थित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी, अमरकंटक पावर स्टेशन। वैसे भी अमरकंटक आपके अनूपपुर में स्थित है, इसलिए इसको आपको अंदाजा लगाना आसान है कि अमरकंटक पावर स्टेशन कहां है? आपके अनूपपुर में स्थित है। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो अमरकंटक पावर स्टेशन मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। लगभग 210 मेगावाट का एक ऑपरेटिंग पावर स्टेशन है। यानी कि यहां पे जो विद्युत का उत्पादन होता है वो 210 मेगावाट का होता है। इसकी पहली इकाई को मार्च 1977 में लागू किया गया था। यानी कि यहां पर जो तो 2 यूनिट्स हैं इनकी, तो पहली यूनिट जो है आपकी 1977 में स्थापित की गई थी। अनूपपुर जिले के चचई में अमरकंटक पावर स्टेशन स्थापित है। इसकी विद्युत केंद्र की क्षमता लगभग 210 मेगावाट है। इसके बाद अगला प्रश्न है 223। अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? अभी हमने ऊपर वैसे पढ़ लिया है इसका कब शुरू किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 1977 हो। कब शुरू किया गया था आपका अमरकंटक पावर स्टेशन? 1977 में। और है कहां पर? ये आपके अनूपपुर में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 224। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? यह वर्ष 2023 में एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के लिए समर्पित क्लस्टर है। तो सभी लोगों ने इसका ज्यादातर भोपाल आंसर माना था, क्योंकि भोपाल में आपकी वेल नामक एक कंपनी है जो कि नवरत्न कंपनियों में शामिल है और वो ट्रांसफार्मर और विद्युत से संबंधित आपके इक्विपमेंट या उपकरण बनाती है। तो सब लोगों को लगा था कि भोपाल इसका सही आंसर होगा। लेकिन लास्ट वाला जो शब्द था क्लस्टर, ये बहुत ही ध्यान देने वाला शब्द था कि क्लस्टर वो चीजें हैं जहां पर कुछ जैसे ट्रांसफार्मर बनाना है तो सिर्फ वही चीजों का विकास किया जाएगा और वहां पर उसके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो क्लस्टर बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से भोपाल इसका आंसर नहीं था।
बल्कि ऑप्शन बी ग्वालियर इसका सही आंसर था। ग्वालियर में आपके ट्रांसफार्मर और उससे संबंधित उत्पादों के उत्पादन के लिए एक क्लस्टर बनाया गया है और यहां से फ्रांस और अन्य देशों में यहां से ट्रांसफार्मर आपके क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है। यहाँ के ट्रांसफार्मर इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए जा रहे उपकरण जो है आपके यूरोप, अफ्रीका तथा सऊदी अरेबिया और अन्य यूरोपीय देशों में जो है तो निर्यात किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके से इसका सही आंसर है आपका ग्वालियर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 225। मुरैना जिले में फैला कैलारस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के निक्षेप के लिए जाना जाता है। आपका जो मुरैना का कैलारस क्षेत्र है वहां पर कौन सी खनिज आपकी पाई जाती है, तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चूना पत्थर। कैलारस में कौन सा खनिज यहां पर पाया जाता है, आपके आधात्मिक खनिज चूना पत्थर। और यहां पर आपके मुरैना का जो कैलारस के पास बानमौर मुरैना क्षेत्र है वहां पर सीमेंट फैक्ट्रीज भी आपकी लगाई गई हैं। उनको रॉ मटेरियल एक कच्चा माल जो है आपका चूना पत्थर यहीं से प्राप्त होता है। तो कैलारस में आपका चूना पत्थर का उत्पादन यहां पर किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 226। मध्य प्रदेश का पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र या पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जगह पर या किस जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश में हमारे कई सारे कोयला क्षेत्र हैं, जैसे सिंगरौली है, सुहागपुर है और आपका पाथरखेड़ा है, आपका पेंच और कान्हन नदी के पास में है। इस तरह के कई सारे हमारे यहाँ उमरिया है, आपका कई सारे कोयला क्षेत्र हैं। तो ये पूछ रहा है कि पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैतूल। कहां पर है, आपके बैतूल में है। और सिंगरौली हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन वाला क्षेत्र है या जिला है। इसे ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर सबसे मोटी परत आपके पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 227। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को कंपनी निगमित किया गया था, यानी कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम जो है उसको कंपनी के द्वारा निगमित किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन ए है आपका कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 15 अगस्त 1982 को, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1982 को, या फिर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 15 अगस्त 1992 को, या फिर ऑप्शन डी आपका कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1992 को। तो इसका सही आंसर देखें अगर हम लोग, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे 25 अगस्त 1982 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसे एक कंपनी के रूप में शुरू किया गया था, शामिल किया गया था। तो हमें याद रखना है कि आपका जो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है उसको 25 अगस्त 1982 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत एक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। एक कंपनी का यहाँ पर दर्जा दिया गया था। इसका उद्देश्य है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना एवं ऊर्जा संरक्षण करना। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपके और ऊर्जा संरक्षण का कार्य, इसको दो कार्य आपके सौंपे गए हैं। तो आपको याद रखना है डेट 25 अगस्त 1982। इसके बाद प्रश्न संख्या 228 है भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। प्रश्न है आपका कि भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। तो भैरवगढ़ आपका एक प्रिंटिंग, जैसे बाघ प्रिंट है आपका धार का, वैसे ही भैरवगढ़ भी क्या है आपका एक वस्त्रों पर किया जाने वाला प्रिंट है। तो यहां पर सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग के लिए। और भैरवगढ़ आपका उज्जैन जिले से संबंधित है। कहां पर है ये प्रिंटिंग, कहां पर की जाती है, आपके उज्जैन में। और इसे आपके पिछले साल 2024 में जीआई टैग भी दिया गया है। इसे वाटिक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है वाटिक प्रिंट भैरवगढ़ को ही कहा जाता है और ये आपके उज्जैन में है। इसे 2024 में जीआई टैग दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्रों से संबंधित है आपके। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 229। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र की क्षमता 2020 तक सर्वाधिक थी, यानी वर्ष 2020 तक
कौन सा ऐसा तापीय विद्युत केंद्र है जिसकी संख्या क्षमता सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा मेगावाट विद्युत का उत्पादन कौन करता है? हालांकि वर्तमान में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है, लेकिन इसमें 2020 तक पूछा गया है। कब तक पूछा गया है? 2020 तक। तो यहां पर 2020 के अनुसार देखें तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सिंगाजी, जो कि डोंगलिया में स्थित है। आपका सिंगाजी डोंगलिया में स्थित आपका जो थर्मल पावर प्लांट है वो सबसे ज्यादा आपके मेगावाट विद्युत उत्पादन करता था। यहां पर अगर हम सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं उनकी कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं इसकी तुलना करें तो जैसे सतपुड़ा का जो सारणी ताप विद्युत केंद्र है वो 1330 मेगावाट करता है, जबकि अमरकंटक चचाई का है वो 210, और सिंगाजी डोंगलिया जो है वो आपका 2520 यानी 2520। संजय गांधी जो कि बिरसिंहपुर उमरिया में है वो 1340 मेगावाट उत्पादित करता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा आपका थर्मल पावर प्लांट है? तो सिंगाजी जो कि डोंगलिया में स्थित है उसके द्वारा सबसे ज्यादा मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, 2520 मेगावाट। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 230। औद्योगिक विकास केंद्र हिगोना खुर्द मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रश्न है यहां पर आपका कि हमारा जो औद्योगिक केंद्र है हिगोना खुर्द वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिगोना खुर्द मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। कहां पर है हिगोना खुर्द? आपके मुरैना जिले में स्थित एक आपका औद्योगिक केंद्र है, क्योंकि हमारे यहां हर जिले में एक औद्योगिक केंद्र बनाया गया है। आप मध्य प्रदेश के 52 जिलों में आप हर जगह देखेंगे एक आपको औद्योगिक केंद्र मिलेगा, और कुछ ऐसे औद्योगिक केंद्र हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा भी हमारे यहां बनाए गए, जैसे मंडीदीप वगैरह। इसके बाद प्रश्न संख्या 231 है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? यानी कि एक तरफ आपके बॉक्साइट के क्षेत्र दिए गए हैं और एक तरफ आपके जिले दिए गए हैं, ये पूछा जा रहा है कौन सा यहां पर आपका सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जैसे ऑप्शन ए है हीरापुर, इसका दिया हुआ है शिवपुर, ऑप्शन बी मुंडी दादर जो कि बालाघाट का है, और ऑप्शन सी रानीपुर सतना, और ऑप्शन डी रक्ती दादरी ये मंडला। तो अगर हम इन ऑप्शन को देखें तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है हीरापुर ये सही नहीं है, क्योंकि हीरापुर आपका सागर में स्थित है। हीरापुर कहां है? आपका सागर में स्थित है। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तो वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि हीरापुर रियासत आपकी कहां पर है? सागर में है, जहां से हृदय शाह अंग्रेजों का विरोध करते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ विरोध में वो शामिल होते हैं। तो ये शिवपुर आपका गलत है, ये क्या होना चाहिए था? सागर यहां पर। तो इस तरीके से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 232। मध्य प्रदेश में कोयला भंडारण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा, दिए गए विकल्पों में ऐसा कौन सा स्थान है जो कि कोयला भंडारण से संबंधित नहीं है? तो जैसे पहला ऑप्शन है आपका सुहागपुर, तो यहां पर तो कोयला उत्पादन होता है। सिंगरौली, यहां पर भी सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है। नीमच आपका ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोयले का उत्पादन नहीं होता। फिर अगला आपका है ऑप्शन डी पेंच और कान्हन। तो यहां पर जो ऑप्शन सी है आपका नीमच, वो ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपके कोयले का उत्पादन नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा, नीमच आपका। बाकी अन्य सभी क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन होता है और कोयले का भंडारण भी है यहां पर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 233। एमपी ऑनलाइन मध्य प्रदेश सरकार और किसके बीच में एक संयुक्त उद्यम है? जो हमारा एमपी ऑनलाइन, जहां पर हम लोग हमारा मध्य प्रदेश में कोई फॉर्म भरना हो, कोई भी हमें सरकारी काम अगर ऑनलाइन कराना है तो एमपी ऑनलाइन पे जाना पड़ता है। तो मध्य प्रदेश और किस एक और कंपनी का यहाँ पर संयुक्त उद्यम है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो आपकी कंपनी है और मध्य प्रदेश सरकार, इन दोनों लोगों ने मिलकर के एमपी ऑनलाइन शुरू किया है। एमपी ऑनलाइन जो है उसमें टेक्निकल सपोर्ट पूरा आपका टीसीएस के द्वारा दिया जाता है, और बाकी उसमें जो आपके सरकारी काम है, कागज से संबंधित, कागजों से संबंधित या दस्तावेजों से संबंधित, वो मध्य प्रदेश सरकार देखती है, और टेक्नोलॉजी का पूरा काम टीसीएस के द्वारा देखा जाता है। एमपी ऑनलाइन आपका 2006 में शुरू किया गया था। वर्ष 2006 में एमपी ऑनलाइन की शुरुआत हुई थी, और आज ये
सरकारी काम सबसे ज्यादा आपके देखें तो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर ही होते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अपनी ई गवर्नेंस पहल के तहत, ई गवर्नेंस मतलब जो भी काम आपके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो उसको ई गवर्नेंस कहते हैं। तो ई गवर्नेंस पहल के तहत एक हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी ऑनलाइन नामक अपना एक ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल एमपी ऑनलाइन लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था, जो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन जो कि मध्य प्रदेश का एक उपक्रम है उसके द्वारा शुरू किया गया था, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इनके बीच में एक संयुक्त उद्यम है। यह अपने पोर्टल के माध्यम से आम लोगों का जीपीएस सेवाएं यहां पर आपकी प्रदान की जाती हैं, या उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है टीसीएस और मध्य प्रदेश सरकार दोनों ने मिलकर के एमपी ऑनलाइन का जो आपका उपक्रम है उसको शुरू किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका यहां पर, तमोट प्लास्टिक पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? क्या तमोट प्लास्टिक पार्क आपका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, रायसेन। रायसेन में आपका तमोट नामक प्लास्टिक पार्क यहां पर जो है तो स्थापित किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो तमोट प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भारत में कुल 6 प्लास्टिक पार्कों में से एक है। भारत में जो कुल 6 प्लास्टिक पार्क स्थापित किए गए हैं जहां पर प्लास्टिक से संबंधित आपकी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उनमें रायसेन में स्थित आपका प्लास्टिक पार्क एक है। रायसेन यहां पर आपके रसायन और उर्वरक मंत्रालय के समर्थन से राज्य सरकारों द्वारा प्लास्टिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। प्लास्टिक पार्क योजना का उद्देश्य प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में प्रतिस्पर्धा और मूल्यवर्धन को बढ़ाना है, यानी कि प्लास्टिक से संबंधित जो भी आपके उत्पाद हैं उनका ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, निर्माण करना है हमें। इसके लिए प्लास्टिक पार्क की स्थापना जो है तो मध्य प्रदेश और भारत में की जा रही है। अभी तक कुल 6 प्लास्टिक पार्क हैं, जिनमें से एक हमारे यहां रायसेन में स्थित है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 235, मध्य प्रदेश के किस जिले में बंदर हीरा प्रोजेक्ट आपका शुरू किया गया है? क्या बंदर हीरा प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, बंदर हीरा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इस संचालित किया जा रहा है। बंदर हीरा प्रोजेक्ट अपनी तरह की पहली ग्रीनफील्ड डायमंड माइनिंग परियोजना है। इसमें एशियाई क्षेत्र की सबसे बड़ी हीरे की खदानों में से एक बनाने की क्षमता है। बंदर डायमंड ब्लॉक में 34 मिलियन कैरेट से अधिक हीरे हैं आपके। छतरपुर में एक और क्षेत्र था आपका, एक वहां पे जंगल जो कि काफी चर्चा में रहा, बक्सवाहा जंगल, वहां पर हीरा जो है तो पाया गया था, खोज हुई थी और अडानी कंपनी उसका उत्खनन करने वाली थी, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से अभी उसको रोक दिया गया है। तो बक्सवाहा जंगल काफी चर्चा में रहा, जो कि छतरपुर में है आपके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 236, मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला है, यानी कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर आपके सुरमे का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन जबलपुर में किया जाता है आपके। यहां पर जो ऑप्शन में और आपके विकल्प दिए गए थे जैसे बैतूल, तो बैतूल में आपके ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। सुरमा आपके जबलपुर में, लौह अयस्क विदिशा मंडला जबलपुर, और कटनी में भी आपके लौह अयस्क का उत्पादन होता है। विजय राघवगढ़ बहुत प्रसिद्ध है लौह उत्पादन के लिए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 237, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अल्केलाइट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? अल्केलाइट फैक्ट्री की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, रतलाम। रतलाम में आपके अल्केलाइट फैक्ट्री की यहां पर स्थापना की गई है। जैसा कि आपको पता है मंदसौर और रतलाम में आपके अफीम का सबसे ज्यादा उत्पादन यहां पर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें इस प्रश्न का, तो भारत का दूसरा अफीम प्रसंस्करण और अल्कलाइट निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित है। तो इसका क्या काम होता है? अफीम जो उत्पादित होती है उसको प्रसंस्कृत करना, ये अल्कलाइट फैक्ट्री में किया जाता है। इसके लिए यहां पर ये फैक्ट्री आपकी शुरू की गई है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। इस संयंत्र में अल्केलाइट कार्यों की शुरुआत 6 अक्टूबर 1976 से की गई, और ये भारत सरकार की कंपनी है। भले मध्य प्रदेश में है लेकिन ये किसकी है? आपकी भारत सरकार की कंपनी है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है तो की गई थी। और यहाँ पर अल्केलाइट से संबंधित जो काम आपके शुरू हुआ है वो 6 अक्टूबर 1976 से शुरू किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 238,
वाणिज्य कर अपीली बोर्ड रजिस्ट्री का स्वचालन वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। यानी कि आपका वाणिज्य कर अपीली बोर्ड की रजिस्ट्री जो है उसका स्वचालन वो कब से जो है तो यहां पर शुरू हुआ, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वर्ष 2013। तो आपका वाणिज्य कर अपीली बोर्ड रजिस्ट्री का स्वचालन कब से शुरू हुआ? वर्ष 2013 से इसका जो है तो आपके शुरू किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 239। निम्नलिखित में से कौन सा चूना पत्थर स्रोत है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से अधिक का योगदान देता है? यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश का चूना पत्थर का स्रोत है जहां जो मध्य प्रदेश के कुल चूना उत्पादन में 10% से अधिक का योगदान देता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतना। सतना में सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके जो ऑप्शन में सबसे ज्यादा चूना उत्पादन सतना में होता है और जो पूरा देश में चूना पत्थर का उत्पादन होता है उसमें 10% जो है आपका कौन योगदान देता है? वो सतना के द्वारा जो है तो आपके दिया जाता है। हालांकि कटनी में भी चूना उत्पादन होता है और कटनी को आपके चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सतना में भी आपके काफी सारा चूना का उत्पादन होता है। यहाँ पर कई सारी आपकी कंपनियां हैं, मैहर सीमेंट है, आपकी ACC है और प्रिज्म है, इस तरह की यहाँ पर सीमेंट कंपनियां स्थापित की गई हैं। अगर यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो सतना चूना पत्थर का स्रोत है और भारत के कुल सीमेंट उत्पादन में 10% से अधिक का जो है योगदान देता है। चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख अवयव है, यानी कि जो सीमेंट आपकी बनाई जाती है उसमें चूना पत्थर सबसे महत्वपूर्ण आपका अवयव होता है। बिना चूना पत्थर के आपकी सीमेंट नहीं बनाई जा सकती। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के बृहद भंडारण पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सीमेंट उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। इसको आप एक बार और चेक करेंगे मध्य प्रदेश का वर्तमान में कौन सा स्थान है। सीमेंट उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है, ये तो सही है, आपका दूसरा स्थान है। राज्य में सीमेंट कारखाना 1922 में जो है तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी कि ACC द्वारा बान और मुरैना में स्थापित किया गया था। वर्तमान में सतना, मैहर, नीमच आदि क्षेत्रों में लगभग 23 सीमेंट कारखाने अवस्थित हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 240। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के अधिक महत्वपूर्ण खनिज कौन से हैं? यानी कि मध्य प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण खनिजों की यहां पर चर्चा की जा रही है। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो जैसे पहला ऑप्शन है आपका जस्ता और मैग्नीज। तो जस्ता हमारे यहां नहीं पाया जाता प्रचुर मात्रा में। दूसरा आपका ऑप्शन है यहां पर अभ्रक और कोयला, तो अभ्रक भी हमारे यहां नहीं पाया जाता। इसके बाद ऑप्शन सी है आपका चांदी और तांबा। तो तांबा तो हमारे यहाँ पाया जाता है पर चांदी हमारे यहाँ नहीं पाई जाती ज्यादा मात्रा में। इसके बाद आपका ऑप्शन डी है कोयला और लोहा। तो कोयला और लोहा हमारे यहाँ पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोयला और लोहा हमारे यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिजों में जो है तो माने जाते हैं। बाकी और ऑप्शन जो है वहां पर एक खनिज तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है पर दूसरा खनिज मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता, इसलिए वो हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण खनिज कैसे हो सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 241। निम्नलिखित जिलों में से किसे मुंडवारा कहा जाता है? यानी कौन सा ऐसा जिला है जिसे मुंडवारा के नाम से जो है तो जाना जाता है? तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कटनी। कटनी में आपका एक रेलवे स्टेशन भी है जिसका नाम मुंडवारा है। पहले इसको जो है तो आपके मुंडवारा के नाम से कटनी को भी जाना जाता था। कटनी में एक नदी बहती है कटनी, उसी के नाम पर इसका नाम बाद में जो है तो आपके कटनी पड़ा। और कटनी जो है आपके जबलपुर जिले से अलग करके एक नया जिला आपका जो है तो बनाया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या है 242। काफी उच्च श्रेणी का लौह अयस्क के जिलों में पाया जाता है। मतलब हम ये पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर काफी उच्च क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क यहाँ पर आपके पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपका ऑप्शन सी सही होगा, दुर्ग और बस्तर। ये हालांकि अभी वर्तमान में ये छत्तीसगढ़ के जिले हैं। पहले 2000 से पहले मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ एक साथ थे तो ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी जो है तो ये छत्तीसगढ़ में है दुर्ग और बस्तर। यहां पर आपके सबसे उच्च क्वालिटी के क्या पाए जाते हैं? लौह अयस्क का उत्पादन यहां पर किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उच्च श्रेणी का लौह अयस्क दुर्ग और कहां पर? दुर्ग और बस्तर जिले में पाया जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात
तो वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के निर्माण के साथ या छत्तीसगढ़ का एक जिला जो है तो बन गए हैं। और अन्य यहाँ पर कुछ जिले हैं और उनसे उत्पादित खनिज यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसे देखें कोयला, तो शहडोल में, सिंगरौली में, छिंदवाड़ा में, होशंगाबाद और बैतूलिन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन किया जाता है। और दूसरा है आपका लौह अयस्क, तो जबलपुर है, विदिशा है, मंडला है, बालाघाट है और आपका कटनी, इन जगहों पे आपके किसका कोयले लोहे का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद है आपका तांबा। तांबा की बात करें तो मलाजखंड जो कि बालाघाट में स्थित है, सिलिमनाबाद जो कि कटनी में स्थित है, होशंगाबाद और सागर, ये क्षेत्र आपके आते हैं जहां पर तांबा का उत्पादन होता है। छिंदवाड़ा में भी होता है। इसके बाद आपका मैग्नीज आपका बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन, इन क्षेत्रों में आपके जो है तो मैग्नीज का भी उत्पादन होता है। बालाघाट में जो आपकी भरवेली खदान है वो खनिज उत्पादन के लिए, ये आपके मैग्नीज खनिज उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और पूरे देश में बालाघाट में सबसे ज्यादा आपके जो है तो मैग्नीज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादित करता है मैग्नीज और तांबा, दोनों आपके खनिज जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादित होते हैं। एक और है आपका हीरा, वो भी केवल मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है, केवल मध्य प्रदेश में। तो हीरा में जो है तो हिनोता, पन्ना, मझगवा में है पन्ना, कटोरिया, आपके सतना, कई सारे क्षेत्र हैं जो आपके जहां पर हीरा का उत्पादन होता है। इसके बाद है ग्रेफाइट जो कि बैतूल में पाया जाता है, सुरमा जबलपुर में, और स्लेट आपके मंदसौर है ना, जो कि देश में शीर्ष पर है आपके स्लेट उत्पादन में। तो ये सभी आपके जो क्षेत्र हैं और एक तरफ आपके खनिज हैं वो हमने देखा। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 243। मध्य प्रदेश में स्थित मझगवा खदान उत्पादन करती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, तो आप लोग आसानी से इसका बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीरा। हीरा जो है तो मझगवा खदान में उत्पादित होता है और मझगवा आपके कहां पर है? पन्ना में स्थित है। यहां पर हिनोता भी है पन्ना में, जहां से हीरे का उत्पादन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 244। अधर कांच, क्या? अधर कांच गांव जो कि मोतियों की पारंपरिक गलसन माला के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से जिले में, किस जिले में, कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न संख्या 244 का ऑप्शन बी, अलीराजपुर। ये आपका जो अधर कांच गांव है वो अलीराजपुर में स्थित है, जो कि गलसन माला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलीराजपुर। इसके बाद प्रश्न संख्या आपकी 245 है। वाणिज्य और उद्योग के मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है हमारे यहाँ का एंड इंडस्ट्री, उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यहाँ पर प्रश्न है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है आपकी, उसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके इस प्रश्न का ऑप्शन ए, इसकी स्थापना वर्ष 1976 में भोपाल में की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 1976 में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? आपके भोपाल में। तो हमें याद रखना है मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसकी स्थापना 1976 में की गई थी और मुख्यालय इसका भोपाल रखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 246। ग्वालियर से बत्तोबाई, इनका जो है तो बट्टोबाई लिखा है, सामान्यतः इनका नाम है बत्तोबाई, ने किस काम के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो बत्तोबाई जो कि ग्वालियर से हैं, उन्होंने यहां पर गुड़िया कला में, क्या? गुड़िया कला में, क्राफ्ट में उन्होंने पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। इसके अलावा शांति परमार, एक और हमारे यहाँ की महिला जो कि झाबुआ से हैं, उनको पिछले साल आपके पद्म पुरस्कार यानी कि पद्मश्री दिया गया था इसी गुड़िया शिल्प कला के लिए। उन्हें जो है तो आपके पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपको याद रखना है बत्तोबाई जो है आपकी गुड़िया शिल्प कला से संबंधित है। इसके बाद यहां पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 247। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 13 सितंबर 1965 को की गई थी। कब की गई थी? 13 सितंबर 1965 को। और इसका मुख्यालय कहां पर, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो भोपाल में है। निगम के दायित्व का 1981-92 में विस्तार किया गया तथा इंदौर, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में
4 औद्योगिक विकास केंद्रों की यहां पर जो है तो आपकी स्थापना की गई। कहां कहां पर है? इंदौर में है, जबलपुर में है, रीवा में है और ग्वालियर में है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 248, भिंड जिले में गोला बारूद कारखाना कहां पर स्थित है? जो भिंड आपका जिला है वहां पर गोला बारूद कारखाना आपका कहां पर स्थित है? तो ये है आपका ऑप्शन बी सही आंसर, मालनपुर। मालनपुर भिंड का एक औद्योगिक केंद्र है जहां पर आपके गोला बारूद का कारखाना स्थापित है। यहां पर गोले बारूद जो है तो आपके बनाए जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 249, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बॉक्साइट का जो है तो किस में प्रचुर मात्रा में या किस जगह पे जो है तो पाया जाता है बॉक्साइट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है। यह कटनी खदान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? आपके कटनी में जो खदान है वहां पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और वैसे जिले की बात करें तो बैतूल, हमारे यहाँ बॉक्साइट उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश में बैतूल जिला सबसे ज्यादा जो है आपका क्या प्रसिद्ध है, वहां सबसे ज्यादा आपके उत्पादन होता है बॉक्साइट का। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के आगे देखें तो यह टर्शियरी काल, क्या टर्शियरी यानी कि जो आपका टर्सरी काल होता है उस समय लेटेराइट शैलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में वर्ष 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। सबसे पहली बार अगर कभी प्रश्न आए कि पहली बार मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्पादन कहां शुरू किया गया था, तो वर्ष 1908 में आपके कटनी से शुरू किया गया था। तो आपको कटनी याद रखना है। मध्य प्रदेश के बॉक्साइट उत्पादक जिलों में कटनी प्रथम, शहडोल द्वितीय तथा अनूपपुर तृतीय स्थान पर जो है तो आपके आते हैं। हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र जो है तो आपके मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। कहां पर स्थित है रेणुकूट? आपके जो है तो हिंडाल्को एल्युमिनियम संघ रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आपका कटनी, शहडोल, बैतूल इन जगह पे आपके क्या बॉक्साइट का उत्पादन यहां पर किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 250, जिला स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। मैंने कि मालवा क्षेत्र में कौन सा ऐसा जिला है जो कि जिला स्लेट पेंसिल के लिए प्रसिद्ध है? क्या प्रश्न है आपका, मालवा क्षेत्र के कौन सा जिला है जो स्लेट पेंसिल कारखानों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मंदसौर। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कौन सा जिला है जो कि स्लेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका मंदसौर था। तो स्लेट पेंसिल के लिए भी वहीं पर आपके कारखाना स्थापित है, तो आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर। इसके बाद प्रश्न संख्या है 251, मध्य प्रदेश ट्राइफेक निम्न में से किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश का जो ट्राइफेक संगठन है, एक और संगठन होता है ट्राइफेड, है ना, ये है आपका ट्राइफेक। तो ये किससे संबंधित है? तो यहां पर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका निवेश, है ना, इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। आपका इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए ट्राइफेक नामक आपका जो तो संस्था यहां पर बनाई गई है जो कि आपके निवेश सुविधा के लिए काम करती है। इसके अलावा आपका एक जो अभी नाम लिया मैंने ट्राइफेड, वो जो ट्राइब्स यानी कि जनजातीय जो सामान आपके जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जो वन उत्पाद उनके होते हैं, उनको बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्राइफेड जो है तो आपकी काम करती है। और ट्राइफेड क्या काम करती है? निवेश से लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है तो इसके द्वारा काम किया जाता है। इसकी स्थापना या ट्राइफेड जो शुरू किया गया था वो वर्ष 2004 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? आपके वर्ष 2004 में। राज्य में निवेश प्रोत्साहन और सुविधा के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है। कब से? 2004 से। इसमें एक आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकसित किया है जो एकल खिड़की प्रणाली को सक्षम बनाता है, जो निवेशक को आवेदन करने की अनुमति देता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ट्राइफेक पर जाकर के, वहां पर उस वेबसाइट पर जाकर के किसी भी सेक्टर में जो तो निवेश कर सकता है, उससे जहां भी करना हो। तो इस तरीके से वर्ष 2004 से आपकी ट्राइफेक जो है वो काम कर रही है निवेश सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 252, होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन कब किया गया? आपके होशंगाबाद सिक्योरिटी पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर आपके जो स्टाम्प पेपर होते हैं और बनाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन कब किया गया, यानी कि कब शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, 2015। वर्ष 2015 में होशंगाबाद में नई नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन किया गया। 1968 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो
सिक्योरिटी पेपर मिल कब बनाई गई थी आपकी 1968 में, जहां पर स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले कागजों का उत्पादन किया जाता है। किनका उत्पादन होता है? आपके स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले जो है तो आपके कागजों का यहां पर निर्माण किया जाता है होशंगाबाद में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 253, गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? ये पेपर आपके एमपीपीएससी में 2024 में आ चुका है और ये बहुत डीप से प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि हर व्यक्ति ये याद रखता है गम्मत कहाँ का है, ये लोक नृत्य वो लोक नृत्य कहाँ के हैं, पर कोई ये नहीं ध्यान देता कि उसके अंदर क्या चीजें लिखी गई हैं। तो 2024 में प्रश्न पूछ लिया गया था कि गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार कौन होता है, मतलब मुख्य भूमिका गम्मत लोक नाट्य में कौन निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, कुडगरिया, है ना। क्या? कुडगरिया जो है आपका वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या उसे सूत्रधार के रूप में जो है तो जाना जाता है। यहां पर है आपका ऑप्शन सी जो है तो सही आंसर, गम्मत लोक नाट्य, और इस में जो प्रमुख सूत्रधार होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर कुडगरिया। और क्षेत्र इसका कौन सा है आपका? तो निमाड़ क्षेत्र में गम्मत लोक नाट्य कहाँ का है? निमाड़ का है। और हास्य अभिनय करने वाले को कुडगरिया कहा जाता है। जो आपका गम्मत लोक नृत्य होता है उसमें जो हास्य विनोद का काम करता है, अभिनय करता है, उस पात्र को कुडगरिया कहा जाता है, जो कि विशेष इसका सूत्रधार आपका माना जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या है 254, नौरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? जो आपका नौरता लोक नृत्य है उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, बुंदेलखंड। नौरता कहां से संबंधित है? आपके बुंदेलखंड से संबंधित माना जाता है। ये नौरता, इससे नाम से भी आप समझ सकते हैं, नवरात्र के समय जो है तो लड़कियों के द्वारा या अविवाहित कन्याओं के द्वारा रखा जाता है इसमें 9 दिन का व्रत, उसे नौरता आपका कहा जाता है। तो नौरता नृत्य जो है आपके बुंदेलखंड क्षेत्र से अविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह नवरात्र के समय पूरे 9 दिन तक मनाया जाता है। एक तरह से यह शक्ति की आराधना का पर्व है। इसके बाद अगला प्रश्न है 255, प्रश्न है मिट्टी से दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोह डोरा जो कला है आपकी किस जनजाति से संबंधित है ना? आपकी जो नोह डोरा कला है या अलंकरण है वो किस जनजाति से संबंधित है? ये प्रश्न आपके एमपीपीएससी के पेपर में 2023 में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, गोंड। गोंड चित्रकला है एक तरीके से, जो आपकी नोह डोरा है वो गोंड चित्रकला है। जब भी गोंड जनजाति के लोग जब भी कोई नया घर बनाते हैं तो जब उसपे छपाई करते हैं मिट्टी से, तो मिट्टी पर, वो गीली मिट्टी जब होती है उस पर वो पशु पक्षियों का चित्र अंकित करते हैं दीवारों पर, उसी को आपके नोह डोरा चित्रकला कहा जाता है। ये हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे कच्चे मकानों पर तो आपको कई सारे वहां पे फूल पत्तियों के चित्र मिट्टी के दीवार पर बने हुए दिखाई देते हैं। तो ये गोंड चित्रकला से ही संबंधित आपके माने जाते हैं, जिसे हम नोह डोरा अलंकरण के नाम से जानते हैं। यहां पर वही चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 256, सागर के आंचलिक क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य आपका किया जाता है? यहां पर यह भी प्रश्न आपके वर्ष 2023 के एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये पूछ रहे हैं कि सागर में जो आपका दिवाली के समय कौन सा नृत्य आपका यहाँ पर लोक नृत्य प्रचलित है या कौन सा लोक नृत्य आपका किया जाता है? तो जैसे आपका यहाँ पर मांडल्या है, फिफरिया है और डंडा है, ये तीनों आपके जो है तो कहां से संबंधित है? आपके ये नृत्य आपके बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। सिर्फ इसमें एक नृत्य ऐसा है जो कि बुंदेलखंड से संबंधित है, क्योंकि सागर आपका कहां पर है? बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, मौनी नृत्य। कहां क्या होगा इसका? ऑप्शन ए, मौनी नृत्य। यहां पर अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखें तो सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर मौनी लोक नृत्य प्रचलित है। इस दिन पूरे बुंदेलखंड में मौनिया नृत्य की टोलियां गांव-गांव भ्रमण करती हैं और मौनी नर्तकों के 12 गांव भ्रमण करने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। यानी कि कुछ लोग जो है अपना एक ग्रुप बनाते हैं जो कि मौनी नृत्य करते हैं और कम से कम वो 12 गांव में जो है तो आपके घूमते हैं दिवाली के अवसर पर। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 257, पेपियर मैसे कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? पेपियर मैसे हमारे यहाँ की एक कला है जिसका संबंध यहाँ पर
किस जिले से है ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। इसका संबंध आपके सजावटी वस्तुओं को बनाने व चिपकाने वाले पदार्थों के साथ है। ये आपका उज्जैन शहर में प्रचलित है। कहां पर है? उज्जैन शहर की प्रचलित एक लोक शिल्प कला है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उज्जैन। ये किस तरह की चित्रकला इसके अंतर्गत क्या होता है? तो पेपियर मैसे एक कला है जिसमें किसी कलाकृति या सजावटी वस्तु को बनाने के लिए चिपकने वाले पदार्थ के साथ कागज के गूदे या लुगदी को मिलाकर के उपयोग किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में प्रचलित है। इसके बाद अगला प्रश्न है 258। हद्दू और हस्सू खां, ये दो लोग हमारे यहाँ के बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। आपके हद्दू खां और हस्सू खां किस के साथ या किस घराने से जुड़े हुए हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे संगीत घराने हैं आपके, उनमें से पूछा जा रहा है कि किस संगीत घराने से जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ का सबसे पुराना संगीत घराना है ग्वालियर संगीत घराना, और इन लोगों का संबंध भी आपके कहां से है? ग्वालियर घराने से है आपका। तो हस्सू खां और हद्दू खां दोनों लोग कहां से जुड़े हुए हैं आपके? तो ये ग्वालियर घराने से जुड़े हुए हैं और एक शास्त्रीय संगीत ये उसके गायक है। यहां पर अगर हम देखें आगे इसका एक्सप्लेनेशन, तो हद्दू खां एवं हस्सू खां का संबंध कहां से? आपके ग्वालियर घराने से था। ग्वालियर घराना अन्य सभी घरानों की गंगोत्री माना जाता है। हद्दू और हस्सू खां के दादा नत्थन पीर बख्श, क्या नत्थन नहीं, नत्थन पीर बख्श को इस घराने का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि जो हद्दू खां और हस्सू खां के दादाजी थे नत्थन पीर बख्श, उन्होंने ही ग्वालियर घराने को जो है तो बनाया था। और ग्वालियर घराना सबसे जो है तो आपका पुराना घराना है। इसी तरीके से इंदौर में भी है आपका इंदौर घराना, जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 259। इसमें प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है इनमें से कौन प्रसिद्ध चित्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नाना साहेब पेनेसे। क्या? नाना साहब पेंसे आपके यहां पर चित्रकार नहीं, बल्कि ये क्या है? आपके शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं ये। तो नाना साहब पेंसे आपके चित्रकार नहीं है, बाकी अन्य सभी लोग चित्रकार हैं। चाहे अमृत लाल बेगड़ की बात करें, नारायण श्रीधर बेंद्रे की बात करें, विष्णु चिंचालकर की बात करें, ये सभी लोग आपके चित्रकार हैं, जबकि नाना साहब पेंसे आपके एक संगीतकार हैं। नाना साहब पेंसे चित्रकार नहीं, बल्कि क्या है? मध्य प्रदेश के ये आपके संगीतकार हैं। और ये क्या बजाते हैं? आपके मृदंग वादन करते हैं, यानी कि मृदंग बजाने का काम करते हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म अगर बात करें तो 21 अगस्त 1910 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म कहां हुआ था? इंदौर में हुआ था। इनको आप याद रखें, क्योंकि आपके कला से संबंधित एमपीपीएससी हर बार कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। पिछली बार आपने देखा होगा पंडित रविशंकर से संबंधित उसने 2024 में प्रश्न पूछे थे, 25 में भी वो कोई ना कोई इस तरह के प्रश्न पूछ सकता है। तो नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म इंदौर में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके चित्र थे घुमक्कड़, गाय और बछड़ा, ज्येष्ठ की दोपहर इत्यादि इनके प्रमुख चित्र हैं। विष्णु चिंचालकर तथा अमृतलाल बेगड़ दोनों ही विभूतियां मध्य प्रदेश के कहें आपके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर 2 प्रमुख किताबें लिखी और उसके चित्र भी बनाए हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या है हमारी 260। काठी क्या है या काठी है यहां पर? तो काठी आपका एक क्या है? लोक नृत्य है। काठी क्या है? आपका लोक नृत्य है यहां पर। तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, लोक नृत्य। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो काठी क्या है? आपका एक लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। कहां पर प्रचलित है? आपके ये निमाड़ क्षेत्र में इसका प्रचलन है। यह वलाही हरिजन समुदाय के द्वारा किया जाता है। क्या? वलाही हरिजन समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के लिए नर्तक काठ से निर्मित तथा वस्त्रों से सुसज्जित इष्ट देवी काठी माता की पूजा करते हैं और संगीतबद्ध होकर के नृत्य आपका करते हैं। तो काठी आपका कहां से संबंधित है? निमाड़ से संबंधित लोक नृत्य है। इसमें काठी देवी की जो है पूजा की जाती है और संगीतबद्ध तरीके से यहाँ पर आपका नृत्य किया जाता है। तो काठी नृत्य आपका कहां पर है? ये आपका निमाड़ क्षेत्र में पड़ता है। इसके अलावा अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है हमारा 261। ये प्रश्न आपका पीछे हम लोगों ने कर चुके हैं, ये फिर से रिपीट हो गया है, जिसका आंसर है आपके क्या? ऑप्शन बी, अलीराजपुर। इसके बाद यहां पर
अगला प्रश्न है 262, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप इसका स्वर पाठ है। मतलब जो हमारे यहाँ की मालवा की नाथ संप्रदाय है वो इनमें से कौन सा गायन जो है तो करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके भरथरी गायन। कौन सा गायन करती है? भरथरी गायन। नाथ संप्रदाय के द्वारा आपके भरथरी गायन किया जाता है। भरथरी गायन आपका मालवा का प्रमुख क्या है? लोक गीत है। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप भरथरी लोक गाथा है। इसमें वहां के नाथ संप्रदाय के लोग एकल या सामूहिक रूप से निकारा, क्या आपका निकारा या नक्कारा बोलते हैं इसको, एकल या सामूहिक रूप से नक्कारा, सितार, तबला आदि वाद्य यंत्रों के साथ भरथरी या भरथरी गायन करते हैं। निर्गुणी लोक गायन भी मालवा क्षेत्र से संबंधित है, परंतु यह नाथ समुदाय से संबंधित नहीं है, यानी कि निर्गुणिया गायन भी आपके यहीं से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 263, निम्नलिखित में से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं। यहां पर कई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन से संगीतकार ऐसे हैं जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, बल्कि इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था और वो इस तरीके से जम्मू कश्मीर के हैं। जबकि उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर में रहे, इन्होंने जो है तो मैहर में रहते थे और ये मध्य प्रदेश के हैं। कृष्णराव शंकर पंडित ये भी मध्य प्रदेश के हैं। बालकृष्ण आनंद राव ये भी मध्य प्रदेश के हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है आपके ये संतूर बजाते थे और इनका जन्म आपके जम्मू कश्मीर में हुआ था और वहीं पर रहे ये, इसलिए मध्य प्रदेश से संबंध नहीं है किसका, तो पंडित शिव कुमार शर्मा का। इनको आपको याद रखना है, इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था और ये संतूर बजाते थे। बहुत बड़े हमारे यहाँ के देश के संतूर वादक रहे ये, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है। कटनी में झिंझरी गांव किस के लिए प्रसिद्ध है? कटनी का जो आपका झिंझरी गांव है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चट्टान गुफा या चित्र गुफा के लिए, है ना। गुफा चित्रकारी के लिए यहाँ पर जो तो आपके प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक गुफा है जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के चित्र बनाए गए हैं, उसके लिए आपका ये गांव आप प्रसिद्ध है कटनी का। यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कटनी में झिंझरी गांव चट्टान एवं गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कटनी को चूना पत्थर या चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के 4950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। कोई जरूरत नहीं है, हमें मत ये याद रखना है कि झिंझरी गांव जो है आपके चित्र एक गुफा है जहां पर चित्र बहुत सारे बने हुए, उसके लिए प्रसिद्ध है और इसे चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 265, मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? यहाँ पर प्रश्न है आपका कि मटकी नामक जो लोक नृत्य है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर इसका ऑप्शन बी, मालवा। मटकी लोक नृत्य आपके मालवा में प्रचलित है। मालवा अंचल में ये आपका मटकी लोक नृत्य किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मटकी नामक लोक नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। यह मुख्यतः शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो नृत्य है आपका कब किया जाता है, तो शादी विवाह के अवसर पर ये नृत्य किया जाता है। इसमें स्त्रियां अपने सिर पर मटकियां रखकर संतुलन बनाकर ढोल की ताल पर नृत्य करती हैं। यह नृत्य शैली यहाँ की खानाबदोश जनजाति के द्वारा विकसित की गई। खानाबदोश मतलब जिनका कोई एक ठिकाना ना हो, इधर उधर घूमती फिरती रहने वाली जो जनजातियां हैं उनके द्वारा जो है तो ये कला आपकी नृत्य कला विकसित की गई है मटकी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 266, निम्नलिखित घरानों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? यहाँ पर जो आपके पूछ रहे हैं कि जो 4 आपके प्रमुख घराने दिए गए हैं उनमें से कौन सा घराना आपके मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, किराना घराना। बाकी सभी आपके चाहे मैहर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे सेनिया हो, ये सभी संगीत घराने मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, लेकिन आपका किराना घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ये आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है और वो भी बनारस में मुख्य रूप से। तो बनारस के कैराना नामक छोटे शहर में जो है उत्तर प्रदेश के कैराना नामक छोटे शहर में इसका जो है तो नाम पड़ा। इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान ने की थी। जो आपका किराना घराना है
वो अब्दुल करीम खान ने इसकी स्थापना की थी। अब्दुल वाहिद खान, सुरेश बाबू माने, हीराबाई बाडोकर और रोशन आरा बेगम जैसे प्रसिद्ध कलाकार इस घराने से संबंधित हैं। शेष घरानों का संबंध आपके मध्य प्रदेश से। तो आपको किराना घराना याद रखना है, ये आपके कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। इसके बाद अगला प्रश्न है 267, भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित की गई थी? यहां पर प्रश्न है आपका, भोपाल में जो कला परिषद है आपकी वो किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए 1952। मध्य प्रदेश में आपकी जो कला परिषद है वो 1952 में स्थापित की गई थी। कब? 1952 में इसकी आपकी स्थापना हुई थी। फिर 1954 में आपके जो है तो साहित्य परिषद की यहाँ पर जो है आपकी स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? नृत्य और ललित कलाओं के क्षेत्र में सभी संभव उपायों द्वारा सम्मान, विस्तार, प्रोत्साहन और संरक्षण। तो जो नृत्य और ललित कला है उनको संरक्षण देने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए, इन सभी कामों के लिए आपके जो है तो कला परिषद का निर्माण 1952 में मध्य प्रदेश की भोपाल में जो है तो यहां पर किया गया है और उसका मुख्यालय भी भोपाल में है। इसके बाद प्रश्न संख्या 268 है, नीमच में जावद और मनसा के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका नीमच में जावद और मनसा जो जगह है आपकी वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, ये दोनों क्षेत्र चट्टान चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। जावद और मनसा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? चट्टान चित्रकारी के लिए ये आपके प्रसिद्ध हैं। चट्टान कला मानव निर्मित चिन्ह कला है जो प्राकृतिक सतहों, आमतौर पर खड़ी पत्थर की सतहों पर होती है। तो ये प्राकृतिक सतहों पर और कुल मिलाकर के जो पत्थर खड़े होते हैं उन पर ये चित्रकला आपकी बनाई जाती है। तो चट्टान चित्रकारी के लिए आपके जावद और मनसा दोनों क्षेत्र आपके प्रसिद्ध हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 269, निम्न संस्कृति कवियों में से कौन से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? यहां पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित जो संस्कृत के आपके कवि हैं उनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? जैसे ऑप्शन है कल्हड़, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है मंडन मिश्र और ऑप्शन डी है यहाँ पर आपके कालिदास। तो यहाँ पर एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है और वो है आपका यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए। कल्हड़ जो है आपके जिन्होंने रास तरंगिणी की रचना की है वो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, जबकि भवभूति हो आपके, कालिदास हो, ये सभी लोग मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। कल्हड़ का संबंध कहां से है? कश्मीर से है। कल्हड़ द्वारा रास तरंगिणी एक रचना लिखी गई जो कश्मीर के राजनीतिक इतिहास का विश्वसनीय स्रोत है। यह संस्कृत में है और इसमें 8 सर्गों में विभक्त है, यानी कि 8 अध्याय है इसके अंदर। रास तरंगिणी संस्कृत की पहली पुस्तक है जिसमें आपके कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इस तरह की उसमें तमाम जानकारियां हमें रास तरंगिणी से देखने को मिलती हैं। तो कल्हड़ का संबंध कश्मीर से था, ना कि मध्य प्रदेश से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 270, निम्न आपके कौन मध्य प्रदेश से संबंध? ये फिर से प्रश्न रिपीट हो गया, वही वाला प्रश्न है 269 वाला। इसके बाद 271 हमारा जो प्रश्न है 271, खजुराहों के मंदिरों के सबसे प्रभावशाली और सबसे बड़ा समूह कौन सा है? खजुराहों के जो आपके मंदिर है उनमें जैसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी 4 समूहों में मंदिरों को विभक्त किया गया है। तो उनमें सबसे प्रभावशाली समूह कौन सा है या सबसे बड़ा समूह कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा आपके मंदिरें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। सबसे जो प्रभावशाली और बड़ा समूह है वो है पश्चिमी समूह। जो 4 समूह हैं आपके मंदिरों के उनमें जो पश्चिमी समूह है वो सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली है। और जो आपका खजुराहो है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? आपके छतरपुर जिलों में स्थित है और इसको यूनेस्को की एक साइट भी माना जाता है। यूनेस्को ने इसको अपने एक उसमें शामिल किया है लिस्ट में। और बात करें कब किया गया है तो 1986 में इसको जो है तो शामिल किया गया है। इन मंदिरों में भारतीय स्थापत्य एवं शिलाकल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी में राजा चंद्रवर्मन चंदेल द्वारा करवाया गया है। हालांकि यहां पर सिर्फ राजा चंद्रवर्मन द्वारा नहीं, कई सारे चंदेल राजाओं के द्वारा जो है तो यहां पर मंदिरों का निर्माण कराया गया। जितने भी चंदेल राजा हुए हैं किसी न किसी शासक ने कोई न कोई एक मंदिर, 2 मंदिर जरूर बनवाए हैं यहाँ पर। तो किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर हम लोग क्रेडिट नहीं देंगे। तो उस समय 85 मंदिर थे यहाँ पर। 9वीं और 10वीं शताब्दी में यहाँ पर कुल कितने मंदिर थे? 85 मंदिर थे। और खजुराहो का जो मंदिर है 3 समूहों में विभक्त है, पश्चिम समूह, पूर्व समूह, दक्षिण समूह।
इन समूहों में सबसे ज्यादा मंदिरों की संख्या आपके पश्चिमी समूह में है, इसीलिए पश्चिम समूह सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा बड़ा माना जाता है। इस समूह का सबसे विशाल मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। इसका सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर किसको समर्पित है मंदिर? भगवान शिव को। इसके बाद पूर्वी समूह के मंदिर आते हैं तथा सबसे कम मंदिर आपके दक्षिणी समूह में है। खजुराहो मंदिरों को वर्ष 1986 में विश्व धरोहर के रूप में आपके शामिल किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 272। मध्य प्रदेश में ज्यादातर महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है, मतलब महिलाएं ज्यादातर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में क्या पहनती हैं? ये प्रश्न आपके ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी कार्यपालिका वर्ष 2020 में आया है। इस तरह के भी प्रश्न आते हैं। तो ऑप्शन है सलवार, साड़ी, लहंगा और चूड़ीदार। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, ज्यादातर महिलाएं पारंपरिक पोशाक लहंगा पहनती हैं। पोशाक का एक आवश्यक तत्व ओढ़नी भी होता है, जिसे स्कार्फ के रूप में जो है तो जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 273। गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से कहा जाता है, यानी कि जो गोंडों के द्वारा, गोंड जनजाति के द्वारा सुअर की बलि दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? प्रचलित रूप में वो लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। जो सुअर की बलि यहाँ पर प्रचलित है उसको लारू काज या लारू कज के रूप में जो है तो जाना जाता है। गोंड एक विशेष समय पे, विशेष अवसर पे सुअरों की बलि देते हैं और उसे लारू काज त्योहार के रूप में जो है तो मनाते हैं। तो लारू काज आपके किससे संबंधित है? वो गोंड जनजाति से संबंधित है। और इसमें वो लोग क्या करते हैं? तो सुअर की जो है तो अपने आराध्य देवी देवताओं को बलि चढ़ाते हैं। और यहाँ पर गोंड शब्द की बात करें या गोंड जनजाति के बारे में, तो गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के गोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। यह जनजाति पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, जबकि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति इसको माना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? आपकी भील है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? आपकी गोंड है। तो इस तरीके से गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति, जबकि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति का संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है, जिसकी मुख्य भाषा गोंडी तथा डोरली है। तो आपको याद रखना है गोंडी के अलावा डोरली। डोरली किसकी भाषा है? गोंडों की है। गोंड जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या छिंदवाड़ा जिले में है। इसके प्रमुख नृत्य आपके कर्मा, सैला, भड़ौनी, बिरहा, कहरवा, सजनी, सुआ, एवलतोई तथा दीवानी आदि हैं। गोंड जनजाति के मुख्य देवता आपके दूल्हा देव है। हालांकि और कई सारे देव हैं, दूल्हा देव है, ठाकुर देव है, ये सारे देव हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख है इसके आपके दूल्हा देव। और इनके सबके जो देवता है उनके अलग अलग काम होते हैं। कोई नगर की रक्षा करता है, कोई लोगों को भूत प्रेत की साया से बचाता है, तो कोई अलग तरह की परेशानियों से जो है तो इनको बचाने के काम करते हैं। इसके अलावा प्रश्न है हमारा अगला 274, 274वां प्रश्न है हमारा, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसके द्वारा की गई है? जो इंदौर का हमारा संगीत घराना है वो ख्याल गायन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, आमिर खां। क्या? आमिर खां, उस्ताद आमिर खां के द्वारा जो है तो इसकी आपकी स्थापना की गई है, जिसे इंदौर घराने के रूप में आपके जाना जाता है। और ये ख्याल गायन के लिए जो है तो पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर 275, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? जो मध्य प्रदेश का आपका सांची, रायसेन में जो सांची के स्तूप बनाए गए, जिसका निर्माण अशोक ने करवाया, बाद में पुष्यमित्र शुंग ने उसमें कुछ उसका रिनोवेशन कराया। तो वहां पर कौन सी कला हमें देखने को मिलती है? अमरावती, गांधार, मथुरा या भरहुत? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। ये सांची स्तूप में देखी जाने वाली जो सजावट है उसकी शैली भरहुत शैली कहा जाता है। और सतना में भरहुत नामक एक जगह भी है जहां पर भरहुत एक आपकी स्तूप भी वहां पर बनाई गई। हालांकि अब वो अपने मूल स्वरूप में नहीं है, उसके अवशेष इलाहाबाद और कोलकाता के जो म्यूजियम है वहां पर रखे गए हैं। तो सांची भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो आपका स्तूप बना है उसकी जो सजावट की शैली है उसको भरहुत शैली के नाम से जानते हैं। और ये आपके बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और यह बौद्धकालीन जो है तो आपकी क्या है? स्मारक है एक। हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 276। अगर इस प्रश्न की बात करें तो लक्ष्मी नारायण मंदिर वास्तुकला की एक अनूठी शैली है जो कि किले और मंदिर का मिश्रण है।
मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कहां पर स्थित है? निम्नलिखित स्थानों में कहां पर स्थित है? कौन सी मंदिर पूछा जा रहा है आपके? लक्ष्मी नारायण मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो अगर हम बात करें लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थिति की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन डी। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है आपका मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये ओरछा में है। कहां पर है? ओरछा में आपका ये मंदिर है। अभी ओरछा आपके निवाड़ी जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है? निवाड़ी जिले में आपका ओरछा जो है तो पड़ता है। वर्तमान में मंदिर कहां पर है आपके? ओरछा निवाड़ी। ये मंदिर जो है इसका निर्माण आपको राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया था। और ये आपके बुंदेल वंश के शासक थे। किसके? आपके जो बुंदेला रियासत थी तो वे बुंदेला वंश के जो है तो आपके शासक माने जाते हैं, रुद्र प्रताप सिंह। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और प्रश्न संख्या है हमारा 277। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? यहां पर आपका प्रश्न है चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है? लोक कला के लिए, शास्त्रीय संगीत के लिए, शास्त्रीय नृत्य के लिए, साहित्यिक आलोचना के लिए। ये एमपीपीएससी में आपका बहुत पहले 1999 में प्रश्न आ चुका है। तो अगर हम इसके उत्तर की बात करें, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपके ऑप्शन बी। ये जो आपका फेलोशिप है वो संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चक्रधर फेलोशिप शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ये ज्ञातव्य है कि रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह, रायगढ़ यानी कि आपका जो छत्तीसगढ़ का रायगढ़ है, वहां पर एक शासक थे, उनका नाम था चक्रधर सिंह। उन्हीं के नाम पर आपके ये जो फेलोशिप दी जाती है। वो स्वयं एक अच्छे तबला वादक थे तथा संगीत पर इनकी कई पुस्तकें भी हैं। चक्रधर फेलोशिप के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट कलाकार को 1000 रुपए प्रति माह 1 वर्ष तक दिया जाता है। यानी कि कुल इसको 12,000 रुपए जो है तो आपके प्रदान किए जाते हैं। इसमें कितना? 12,000 रुपए जो है यहाँ पर इसको प्रदान किया जाता है। फेलोशिप कौन सी फेलोशिप है आपकी? चक्रधर फेलोशिप। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 278। कौन सा संगठन मध्य प्रदेश में जनजातीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण और दस्तावेज डॉक्यूमेंट आयोजित करता है? यानी कि यहाँ पर आपकी कौन सी ऐसी संगठन है जो कि क्या काम करता है? आपके जनजातीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण करने का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर 278 का ऑप्शन बी। इसका जो काम है मध्य प्रदेश में जनजातीय कला और सांस्कृतिक परंपराओं का सर्वेक्षण और दस्तावेज लोक कला परिषद के द्वारा आयोजित की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लोक कला परिषद। लोक कला परिषद के द्वारा आयोजित की जाती है। लोक कला परिषद आपकी 1952 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई थी। जो आपका कला परिषद है उसकी स्थापना 1952 में भोपाल में की गई थी आपके। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 279। निम्नलिखित में से कौन लकड़ी के प्लेटों से जुड़े धातु के छोटे छोटे जिंगलर यानी खनखनाहट पैदा करने वाले युक्त एक संगीत वाद्य यंत्र है? यहाँ पर क्या प्रश्न है? लकड़ी के एक प्लेट से जुड़े धातु के छोटे छोटे जिंगलर यानी खनखनाहट पैदा करने वाले चीजें एक संगीत वाद्य यंत्र है, यहाँ पर आपके पूछा जा रहा है। तो अगर हम इस प्रश्न के आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, खरताल। क्या है आपके? खरताल, या इसे खड़ताल के नाम से भी जाना जाता है। खरताल आपका लकड़ी के प्लेटों से जुड़े धातु के छोटे छोटे जिंगलर यानी कि खनखनाहट पैदा करने वाले कोई यंत्र से युक्त एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो आपको याद रखना है खरताल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 280। भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित की गई थी? क्या आपकी भोपाल में कला परिषद किस साल स्थापित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए 1952। 1952 में आपके कला परिषद स्थापित हुई थी। फिर 1954 में साहित्य परिषद की स्थापना हुई थी। भारत भवन 1982 में हुई थी। इस तरह से कई सारी आपकी हिंदी ग्रंथ अकादमी 1975, इस तरह के कई सारे आपके जो संस्थाएं हैं वो भोपाल में स्थापित की गई है। यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो भोपाल में कला परिषद की स्थापना 1952 में की गई है।
यह परिषद राज्य की संगीत, नृत्य, नाटक और ललित कलाओं की राज्य अकादमी के रूप में कार्यरत है। कला संस्कृति के क्षेत्र में विभाजित विभिन्न आयोजनों जैसे खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन समारोह तथा संभागीय आयोजन परिषद द्वारा यहाँ पर इसका किया जाता है। जो कला परिषद है आपकी, कई सारे हमारे यहाँ जो नृत्य का आयोजन होता है या आपके संगीत का आयोजन होता है, इसके द्वारा किया जाता है, कला परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न है 281, इनमें से कौन सा सबसे पुराना घराना है? इनमें पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे पुराना संगीत घराना आपका कौन सा है? तो इनमें सबसे आपका पुराना जो संगीत घराना है वो है ग्वालियर घराना। कौन सा है आपका? ये आपका ग्वालियर घराना सबसे पुराना आपका माना जाता है। इसकी स्थापना नत्थे खां ने की थी। इसकी स्थापना किसने किया था आपके? तो इसकी स्थापना नत्थे खां के द्वारा की गई थी। किसकी? ग्वालियर घराने की स्थापना नत्थे खां ने जो है तो आपकी की थी। नत्थे खां, उस्ताद नत्थे खां ने की थी। और हद्दू खां और हस्सू खां दो यहाँ पर और भी महान आपके संगीतकार थे। और इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपका इंदौर घराना। तो इंदौर घराना जो है इसकी स्थापना आमिर खान ने किया था। किसने किया था? आमिर खान ने, उस्ताद आमिर खान ने जो है तो इसकी स्थापना की थी। और जैसे आपका मैहर घराना है, इसकी स्थापना आपके उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खां के द्वारा जो है तो अलाउद्दीन खां के द्वारा, सॉरी खिलजी नहीं, अलाउद्दीन खां के द्वारा जो है तो क्या की गई थी? आपके मैहर घराने की स्थापना अलाउद्दीन खां ने जो है तो इसकी स्थापना आपके की थी। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपके कला संस्कृति से एमपीपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें, ग्वालियर घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है। हस्सू खां, हद्दू खां के दादा उस्ताद नत्थन पीरबख्श को इस घराने का जन्मदाता माना जाता है। यह घराना ख्याल के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर ख्याल गायन होता है। और ख्याल गायन आपके इंदौर घराना जो है वहां पर भी ख्याल गायन आपका किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? क्या? कौन सा स्वांग नृत्य आपका, कौन सा स्वांग नृत्य लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? एक आपका जो स्वांग आपका लोक नृत्य है उसमें कौन सा आपका उपकरण, ताल उपकरण प्रयोग किया जाता है? इसमें से क्या बजाया जाता है? तो यहाँ पर इसके आंसर की बात करें हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए मृदंग। क्या यहाँ पर आपके मृदंग का जो है तो वादन आपके किया जाता है। स्वांग लोक नृत्य में किसका वादन किया जाता है? मृदंग नामक एक वाद्य यंत्र होता है जो कि ढोल के आकार का दिखाई देता है, उसका यहाँ पर आपके वादन किया जाता है। यह बघेलखंड में वीर राई नृत्य के नाम से प्रचलित है। बघेलखंड में इसका आपका क्या नाम है? वीर राई नृत्य के नाम से प्रचलित है। फर्क इतना है कि इसे बुंदेलखंड में बेड़नी और बघेलखंड में मृदंग राई कहा जाता है। मतलब दोनों जगह पे नाम अलग अलग है, बाकी काम इनका एक ही है। ठीक, तो हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 283, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शनी देवी रानूबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है? यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा, जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा नृत्य है जो देवी रानूबाई और धनियर सूर्यदेव को यहां पर समर्पित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, गणगौर नृत्य। कौन सा नृत्य है आपका? गणगौर नृत्य प्रदर्शन देवी रानूबाई और धनियर सूर्यदेव को समर्पित है। गणगौर नृत्य मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में किया जाता है। इस नृत्य में नर्तकियों एवं एक दूसरे के हाथ पकड़ के वृत्ताकार घेरा में गौरी माँ से अपने पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करती हैं और नृत्य करती हैं। तो यानी यहाँ पर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए महिलाओं के द्वारा जो है तो आपका गणगौर का नृत्य किया जाता है यहाँ पर। और ये कहाँ का, किस क्षेत्र का नृत्य है आपके? तो ये आपके निमाड़ क्षेत्र का जो है तो नृत्य माना जाता है। इसके बाद प्रश्न है 284, मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में हीड़ गायन, आपका हीड़ गायन प्रचलित है? यानी कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा, जो है चार अंचल आपके दिए गए हैं, मालवा, निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, इनमें से कहां पर आपका हीड़ गायन जो है तो किया जाता है या कहां पर आपका हीड़ गायन प्रचलित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए, ये जो आपका गायन है मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। कहां पर प्रचलित है? हीण गायन मालवा अंचल में ये गायन किया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन देखें यहां पर, तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में हीण गायन प्रसिद्ध है। मालवा के अन्य लोक गायन भरथरी, संजा गीत, हीण गायन, ये सभी यहाँ के गीत हैं। इसके अलावा बरसाती वार्ता भी यहीं गाया जाता है। निर्गुणिया गायन भी आपके मालवा में ही गाया जाता है। रेलो गीत भी यहीं पर आपके गाया जाता है। तो इस प्रकार से हीण गायन जो है आपके मालवा से संबंधित है। ये श्रावण महीने यानी कि आपका जो सावन का महीना होता है उसमें ये आपका गायन गाया जाता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे निमाड़ के भी देख लेते हैं, क्योंकि एकाग्र प्रश्न आपके चाहे लोक नृत्य से आ जाए, चाहे लोक गायन से आ जाए, चाहे लोक चित्रकला से आ जाए, कहीं ना कहीं से 3 या 4 जो आपकी विधाएं हैं इनमें से एकाग्र प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर निमाड़ के लोक गायन की बात करें कि निमाड़ में कौन कौन से गाने आपके गाए जाते हैं, लोकगीत, तो एक है आपका कलगी तुर्रा, फिर अगला है आपका संत सिंगा जी, फिर उसके बाद है अगला आपका मशाणिया या काया खो, फिर है नाथपंथी, फिर है आपका गरबा गरबी। ये सभी नृत्य आपके निमाड़ के लोक गायन है। इसके बाद तीसरा है आपका बघेलखंड के लोक गायन, हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। तो बघेलखंड का लोक गायन है वसुदेवा गायन और आपका बिरहा गायन, बांस गीत है ना, सिंहदेव और पांडवानी गीत, घोटुल पाटा गीत, ये सभी जो है आपके गायन कहाँ होते हैं? बघेलखंड में ये गायन आपके होते हैं। ये यहाँ पे आप इसको पांडवानी है ना, पांडवानी है और ये घोटुल है, क्या घोटुल, तो घोटुल पाटा गीत, ये सभी गीत आपके कहाँ गाए जाते हैं? बघेलखंड में। इसके बाद चौथा प्रश्न है यहाँ पर बुंदेलखंड का लोक गायन। यहाँ पे चौथा पॉइंट है, सॉरी चौथा पॉइंट है आपका बुंदेलखंड का गायन। बुंदेलखंड में कौन कौन से गायन होते हैं आपके? तो जैसे आल्हा गायन होता है ना, भोला गीत होता है, बेरायटा होता है, देवारी गायन होता है, जगदेव का पुआरा, फाग गायन और हरदौल की मनौती, ये सभी आपके कहां पर गाए जाते हैं? ये आपके बुंदेलखंड के लोक गायन है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है 285। अहिराई नृत्य प्रदर्शन में नर्तकियों के संगत के लिए निम्नलिखित में से कौन से 2 वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? जब आपका अहिराई नृत्य होता है तो उसमें कौन से 2 वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर आपके पूछा गया है। जैसे कि ढोल, भपंग, ढोल, खोमक, ढोल और झीका, ढोल और टिमकी। तो यहाँ पर अहिराई नृत्य में किसका प्रयोग होता है ये पूछा गया है। तो इसके प्रश्न का आंसर देखें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन डी। इसमें आपके जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं उसका नाम है ढोल और टिमकी। क्या? ढोल और टिमकी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं आपके, जो कि अहिराई नृत्य में किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। यह नृत्य बिरहा नृत्य है, क्योंकि अहीर जो जाति होती है उसके द्वारा बिरहा नृत्य आपके किया जाता है। यह एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है, लेकिन स्त्रियों के सम्मिलित होने पर नृत्य प्रश्नोत्तर पर आधारित हो जाता है। पर मतलब एक तरफ से प्रश्न करते हैं और दूसरे तरफ से आंसर आता है, मतलब ऐसे गायन होते हैं, गीत ऐसे गाए जाते हैं इस नृत्य में कि एक तरफ से कोई व्यक्ति कुछ पूछता है गीत के गायन में और दूसरे तरफ से सामने से जो है तो आपका जवाब आता है। अहिर जाति में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इसे अहिराई नृत्य आपके कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 286। बरसाती वार्ता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है, या बरसाती वार्ता गायन कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? अभी हमने इन चारों अंचलों के गीतों को ऊपर एक प्रश्न में देखा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि आखिर बरसाती वार्ता किस जगह पे या किस अंचल में गाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, बरसाती वार्ता मालवा का लोकप्रिय गीत है। कहाँ का है? तो बरसाती वार्ता आपके मालवा का लोकप्रिय गीत है, यहाँ पर ये गाया जाता है। यह जो गीत है आपका चंपू काव्य है, मतलब कि मालवी गद्य एवं पद्य। चंपू मतलब होता है दोनों में लिखा हुआ, गद्य एवं पद्य दोनों में जो चीजें लिखी गई होती है उनको चंपू काव्य कहा जाता है। ये उसका चरम उत्कर्ष है। यह लोकगीत बरसात के समय में गाया जाता है, इसलिए इसका नाम बरसाती वार्ता है, इसलिए इसे बरसाती वार्ता कहा जाता है। मालवा के क्षेत्र के लोकगीत और भी हैं, जैसे भरथरी है, संजा गीत है, हीण गायन है, बरसाती वार्ता है, निर्गुणिया गायन, रेलो गीत। ये हमने ऊपर वाले प्रश्न में भी देख लिया है और यहाँ पर भी एक बार हमने देख लिया। तो आपको मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड हर जगह के लोकगीत आपको, लोक गायन जिसको, या फिर वहाँ का लोक नृत्य और वहाँ की लोक चित्रकला, ये सभी हमें याद रखने की आवश्यकता है।
इसके बाद अगला प्रश्न है 287, मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर झेला कहलाने वाली अकेली महिला द्वारा शुरू किया जाता है। यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो झेला नामक एक पात्र होता है उस नृत्य का, उसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके मटकी, बधाई, गणगौर और राई। तो अगर हम बात करें इस प्रश्न के आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश में जो मटकी नृत्य होता है स्थानीय स्तर पर इसे झेला कहलाने वाली एक अकेली महिला के द्वारा शुरू किया जाता है। तो कौन सा नृत्य है आपका? मटकी नृत्य। मटकी नृत्य कहां पर होता है आपके? तो ये आपके मालवा अंचल में ये नृत्य किया जाता है। विवाह के अवसर पर महिलाएं अपने सर पर एक मटका रख करके नृत्य करती हैं, तो इसलिए जो है तो ये महिला प्रधान नृत्य है और सबसे पहले किसी एक महिला के द्वारा शुरू किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा यानी मालवी भाषा में उसे झेला कहा जाता है। तो ये जो पात्र है आपके मटकी नृत्य से संबंधित है। मालवा के अन्य लोक नृत्य भी हैं आपके, जैसे कि रजवाड़ी यहाँ पर किया जाता है, और आपका आड़ा खाड़ा एक नृत्य है ये भी किया जाता है। डांडा नृत्य यहाँ पर जो है तो आपके किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके कई सारे लोक नृत्य हैं जो किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 288, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यहां पर जो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा नृत्य है जो अविवाहित लड़कियों के लिए महत्वपूर्ण है, उनके द्वारा किया जाता है। तो जैसे अहिराई है आपके, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, ये आपके अहीरों के द्वारा किया जाता है। गणगौर जो है आपका ये भी महिलाओं के लिए नहीं है, राई भी नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने पीछे एक प्रश्न पढ़ा था नौरता, है ना, उसमें अविवाहित कन्याओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर भी वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नौरता। नौरता जो है अविवाहित लड़कियों के लिए जो है तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उनके द्वारा ही ये नृत्य आपका किया जाता है। इसमें आपके 9 दिन का व्रत भी रखा जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 289, ग्वालियर में पैदा हुए प्रसिद्ध सरोद वादक कौन रहे। ग्वालियर, जो आपके चार ऑप्शन है इसमें से एक कोई व्यक्ति हैं जो ग्वालियर में पैदा हुए और वो सबसे बेहतर सरोद का वादन करते थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सरोद बजाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, अमजद अली खान साहब। अमजद अली खान साहब बहुत ही प्रसिद्ध सरोद वादक थे आपके। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में हुआ था। कहां पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और इनका संबंध ग्वालियर घराने से भी था। ग्वालियर में संगीत के यहाँ पर सेनिया बंगस घराने की 6ठी पीढ़ी में जन्म लेने वाले अमजद अली खान को संगीत विरासत से प्राप्त हुआ था। मतलब इनके फैमिली में ही बैकग्राउंड इनका पूरा संगीत का था। इनकी शैली हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत थी। उस्ताद अमजद अली खान ने सरोद वादन में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। इन्होंने सरोद वादन को एक सोलो परफॉर्मेंस के रूप में जो है तो प्रसिद्धि दिलाई थी। इसके पहले जो सरोद वादन है वो किसी म्यूजिक में बैकग्राउंड में बजता था, लेकिन अमजद अली खान ने इसको जो है तो एक सोलो परफॉर्मेंस के रूप में ख्याति दिलाई और सबसे प्रसिद्ध सरोद वादक हुए हमारे यहाँ के। तो ये याद रखना है आपको, ये कहाँ के हैं? ग्वालियर के, और सेनिया मैहर घराने से संबंधित है ये आपके। इसके बाद अगला प्रश्न है बैजू बावरा का जन्म कहां पर हुआ था। बैजू बावरा का जन्म कहां पर, या जन्म स्थान इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कहां पर है। तो उनका जन्म स्थान यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी, बैजू बावरा का जन्म चंदेरी में हुआ था। कहां पर हुआ था आपका इनका जन्म? चंदेरी में हुआ था। इनकी समाधि स्थल भी यहीं पर है। तो आपको याद रखना है अशोक नगर का जो चंदेरी है ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। यह भारत के ध्रुपद गायक थे। इस कौन सी विधा के गायन करते थे? ये ध्रुपद गायन करते थे। इनको बैजनाथ प्रसाद और बैजनाथ मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। इनके 2 और नाम है, मतलब इनको कुछ लोग बैजनाथ प्रसाद या बैजनाथ मिश्र के नाम से जानते हैं। ये ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबार में गायक थे। बैजू बावरा किनके दरबार में थे? तो राजा मान सिंह तोमर के दरबार में थे, और राजा मान सिंह तोमर ग्वालियर के शासक थे। इसके बाद अगला प्रश्न है 291 प्रश्न हमारा, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है। जो आपका बरेदी नृत्य होता है उसमें दीवारी एक पात्र होता है, वो पूछा जा रहा है कि आखिर वो क्या है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ऑप्शन ए है आपका प्रदर्शन से पूर्व की कविता, फिर है प्रदर्शन से पश्चात की कविता,
नर्तकियों द्वारा पहने गए आभूषण, नर्तकियों द्वारा पहने गए वस्त्र। तो यहाँ पर बताना है कि बरेदी आखिर यहाँ पर बरेदी नृत्य में दीवारी इनमें से किससे संबंध रखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में प्रदर्शन से पूर्व की कविता है। जब ये आपका बरेदी नृत्य शुरू होता है उससे पहले एक कविता पढ़ी जाती है, उसको स्थानीय भाषा में आपके क्या कहा जाता है? दीवारी कहा जाता है। उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दीवारी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, बरेदी नृत्य में दीवारी जो है वो जब डांस आपका शुरू होता है उससे पहले एक कविता का पाठ होता है जिसको हम बरेदी आपके नाम से जानते हैं। यह बुंदेलखंड एवं बघेलखंड का नृत्य है। ये कहाँ पर प्रचलित है आपके? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड में नृत्य आपके प्रचलित है। तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों जगहों का। ग्वाल जनजाति के लोग या कृषक इस संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कभी प्रश्न आए कि बरेदी नृत्य कौन करता है तो आपको ध्यान रखना है ग्वाल जनजाति के लोग या कृषक इस नृत्य को जो है तो करते हैं। इस नृत्य में चरवाहा जिसकी गाय चराता है उसके घर पर जाकर के नृत्य करता है। यह नृत्य दीपावली से प्रारंभ होकर के अष्टमी तक चलता है। इसमें व्यक्ति अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 292। जबलपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे? आपका प्रश्न है कि कर्मवीर जो आपका जबलपुर से प्रकाशित होने वाला न्यूज़पेपर था उसके संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। कर्मवीर एक हिंदी पत्रिका थी। पत्रकारिता के पितृ पुरुष माधवराव सप्रे की प्रेरणा से, पत्रकारिता के पितृ पुरुष कौन थे आपके? माधवराव सप्रे की प्रेरणा से इसका है ना, इसका प्रथम पुरुष माधवराव सप्रे की प्रेरणा से प्रथम प्रकाशन 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से हुआ था। इसके प्रथम संपादक आपके माखनलाल चतुर्वेदी थे। तो आपका जो कर्मवीर पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती उसके संपादक कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। कर्मवीर कविता के रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध है। कर्मवीर एक कविता भी है, उसके रचनाकार कौन है आपके? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध है। तो हमें याद रखना है कर्मवीर पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित हुई थी और उसके पहले संपादक कौन थे आपके? तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 293। पूर्ण चंद्रोदय किस भाषा का समाचार पत्र था? पूर्ण चंद्रोदय जो आपका न्यूज़पेपर था वो किस भाषा में था? हिंदी, मराठी, बांग्ला या राजस्थानी? तो पूर्ण चंद्रोदय आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ये आपका मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र था। ये किस भाषा में था आपके? तो ऑप्शन बी मराठी। किस भाषा में था? तो मराठी में ये था। और इसका प्रकाशन आपके कहां से हुआ? तो इसका प्रकाशन इंदौर से 9 नवंबर 1860 को किया गया था। कहां से? इंदौर से 9 नवंबर 1860 को किया गया था। श्री रामचंद्र राव भाऊ साहब द्वारा प्रकाशित इस पत्र का उद्देश्य देश में स्वदेशी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित कर जनसाधारण को उपलब्ध कराना था। यानी कि इनका यहाँ पर कौन व्यक्ति थे आपके? नाम था उनका श्री रामचंद्र भाऊ। क्या? श्री रामचंद्र राव भाऊ साहब जो है तो इस पत्र को प्रकाशित किया था और उन्होंने सोचा था कि स्वदेशी भाषा में लोगों को एक पत्र जो है तो हम देंगे, इसलिए उन्होंने मराठी भाषा में इसको जो है तो किया। इसके संपादक थे आपके वासुदेव बल्लार मंडे। यह प्रतिदिन जो है आपके शुक्रवार को छपता था। किस दिन आता था? सप्ताह में एक दिन, फ्राइडे को जो है तो आपके जैसे अभी फिल्में, हर फिल्म आपको थिएटर में कब लगती है? फ्राइडे को लगती है। उसी तरीके से ये भी आपके फ्राइडे को जो है तो समाचार पत्र आता था। इसके बाद है अगला प्रश्न हमारा 294। सरस्वती कंठाभरण किसने लिखी है? सरस्वती कंठाभरण जो आपका किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर राजा भोज, विशाख दत्त, राजशेखर, श्रीहर्ष यहाँ पर ऑप्शन है। सही आंसर होगा यहाँ पर आपके ऑप्शन ए राजा भोज। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है आपके? तो राजा भोज की रचना है। आपको ध्यान रखना है सरस्वती कंठाभरण राजा भोज से संबंधित है। राजा भोज ने धार में सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था जिसे आज भोजशाला के नाम से जाना जाता है। उसने भोपाल में प्रसिद्ध भोजताल का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा राजा भोज उज्जैन और धार में जो है तो काफी लंबे समय तक शासन किया। उनका शासन क्षेत्र काफी बड़ा रहा। वो विद्वानों के संरक्षक माने जाते हैं। उनके यहाँ कई सारे बड़े बड़े विद्वान थे। वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़े विद्वान थे। कई सारी किताबों की उन्होंने रचना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है 295। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे थे? ये प्रश्न आपके 2023 के पेपर में जो है तो पूछा गया है एमपीपीएससी में। क्या है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य
प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग जो है तो किसके ऊपर लिखे हैं? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए, आपके गणेश शंकर विद्यार्थी। इन्होंने किसके ऊपर लिखा है ये? तो गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर जो है तो इन्होंने ये दो आपके प्राणार्पण और आत्मोत्सर्ग बालकृष्ण शर्मा नवीन ने जो है तो इनके ऊपर आपके लिखा है इन्होंने। बालकृष्ण शर्मा नवीन हमारे यहाँ के शाजापुर से थे और उनके शाजापुर में बालकृष्ण शर्मा नवीन महोत्सव भी आपका उत्सव मनाया जाता है और इनकी कई सारी आपकी प्रसिद्ध जो है तो रचनाएं हैं। पुस्तकें लिखी, गणेश शंकर विद्यार्थी की साहित्यिक अभिरुचि निखरती गई। इनकी रचनाएं सरस्वती, कर्मयोगी, स्वराज, हित वार्ता में छपती रही। इन्होंने शिव नारायण मिश्र, नारायण प्रसाद अरोड़ा और यशोदानंदन के साथ मिलकर के प्रताप अखबार का नींव रखी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी को आपको ध्यान रखना है, इन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था आपके प्रताप। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है यहाँ 296, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रश्न है आपका रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? यह प्रश्न भी आपके एमपीपीएससी प्री के पेपर में 2023 में आ चुका है। तो यहां पर ऑप्शन है पद्माकर, केशव, भवभूति और भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, रामचंद्रिका केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना है? ये आपके केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। और केशव दास की एक और रचना है रसिक प्रिया। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आपको ध्यान रखना है केशव दास की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? आपकी रामचंद्रिका। केशव दास हिंदी साहित्य के रीतिवादी परंपरा के सुप्रसिद्ध कवि हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया एवं रतन बावनी, ये इनकी जो है तो आपकी रचनाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर 297। प्रश्न है मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना? ये भी आपके 2023 में प्रश्न है। साहित्य से उस साल 3 प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे। तो मुकुल जो है तो आपकी किसकी प्रसिद्ध रचना है? यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्रा, मुकुटधर पांडे और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो मुकुल जो है आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की और भी कई सारी रचनाएं हैं, सभा के बिखरे खेल, उन्मादी और आपके रानी लक्ष्मीबाई, इस तरह की इनकी कई सारी आपकी रचनाएं हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना में आपका मुकुल भी एक प्रमुख स्थान रखती है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 298, लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लोक आपका जो है मत समाचार पत्र जो निकलता था उसके संपादक कौन थे? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। ये जो पत्र है इसका संपादक पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किया है। अगर आप मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे उसमें आपको द्वारिका प्रसाद मिश्रा या डीपी मिश्रा का नाम आएगा। बाद में ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनते हैं। तो लोकमत समाचार पत्र का मुख्य संपादक द्वारिका प्रसाद मिश्र थे। कौन थे आपके? द्वारिका प्रसाद मिश्र। 1929 में सेठ गोविंद दास और श्री डीपी मिश्रा के साथ उन्होंने पहला राष्ट्रवादी हिंदी समाचार पत्र लोकमत प्रकाशित किया था। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने किसके साथ मिलकर के? आपके डीपी मिश्रा और सेठ गोविंद दास के साथ मिलकर के प्रकाशित किया। द्वारिका प्रसाद ने लोकमत में विंध्यन शिखर से नामक एक स्तंभ लिखा जिसमें वो नियमित रूप से ब्रिटिश सरकार और अधिकारियों पर कटाक्ष करते थे। उस पर वो क्या लिखते थे? एक आर्टिकल लिखते थे और उस पर ब्रिटिश सरकार को हमेशा उस पर कटाक्ष करते थे। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 299, वीर मित्रोदय का लेखक कौन था? प्रश्न है आपका वीर मित्रोदय जो आपकी रचना है उसके लेखक कौन है? तो मित्र मिश्र, राजशेखर, सारंगधर या भवभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, वीर मित्रोदय के लेखक मित्र मिश्र हैं। वीर मित्रोदय के जो आपकी कौन है इसके लेखक? तो मित्र मिश्र इसके लेखक हैं। यह ग्वालियर के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनकी रचना ओरछा के राजा वीर सिंह देव को समर्पित है। आपके जो ओरछा के शासक थे वीर सिंह देव, उनके लिए आपकी रचना जो है तो उन्होंने मिश्र ने की थी, वीर मित्रोदय। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 300 नंबर का क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दैनिक भास्कर का इंदौर संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हो? जो अभी सबसे ज्यादा चलने वाला आपका न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, उसका जो है तो प्रकाशन कब किया गया इंदौर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी। दैनिक भास्कर भारत का एक प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र है। भारत के 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 65 संस्करण
में प्रकाशित होता है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इंदौर में इसका संस्करण 1983 में शुरू हुआ। शुरुआत इसकी 1956 में है, इंदौर में इसका जो है तो 1983 में संस्करण शुरू होता है। इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें 100 प्रश्न 1 से 100 तक कवर किए थे, फिर दूसरा वीडियो बनाया जिसमें हमने 100 से 200 तक कवर किए, और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आपके जो है तो 200 से 300 तक के प्रश्न कवर किए। अगला वीडियो 300 से 400 तक, फिर उसके बाद अगला वीडियो आएगा 400 से 500 तक। इस तरीके से हम आपको एमपीजीके के पिछले 30 वर्षों में अलग अलग मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आए हैं उनमें से 500 महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कराएंगे। तो इसी तरीके के अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज को देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।